गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टैप। आपका सभी का स्वागत है आज के हमारे इकोनॉमी के सेशन 14 में। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना डिस्कशन मनी एंड बैंकिंग मॉनेटरी पॉलिसी, जो हमने स्टार्ट किया था। चलिए शाबाश, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जय भारत, जय खंड भारत। जुड़ जाइए फटाफट, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए, ताकि सभी लोग जो हैं, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो लोग भी जुड़ जाएं हमारे साथ जल्दी से। एंड फिर स्टार्ट करते हैं अपना मनी बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी का चैप्टर का आगे का डिस्कशन। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी सारी थकावट मिट जाएगी। इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉनेटरी पॉलिसी से सवाल यूपीएससी क्या तकरीबन सभी स्टेट कमीशन जो हैं वो भी पूछते रहे हैं फ्यूचर में, वो भी पूछते रहेंगे फ्यूचर में, वो भी पूछते रहे हैं पास्ट में। और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तुम्हें मजा आएगा इसको पढ़ के, तुम्हें मजा आएगा इसको समझ के, एंड फिर तुम्हें क्वेश्चंस करने में भी आसानी फील होगी, तुम्हें अखबार पढ़ने में आसानी फील होगी। ठीक है, कोर्स जो है भाई तुम्हारे एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो तकरीबन हम और लगा लो 7-8 क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे सारा कुछ। ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। कल हम डिस्कस कर रहे थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं बैंकिंग वाला चैप्टर, और तुम्हारे बैंकिंग वाले चैप्टर के अंदर सबसे ऊपर शिखर पे, सबसे ऊपर शीर्ष पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो हमने शुरू किया था डिस्कस करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, आरबीआई से। तो आरबीआई के हमने फंक्शंस की कल बात कर ली थी, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन था आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का गठन करना और मॉनेटरी पॉलिसी को उसके बाद लागू करना देश के अंदर। तो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए आरबीआई के पास एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं, और वही सब कुछ जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी से हम क्या समझते हैं। देखो, मॉनेटरी जो शब्द है, ये शब्द आया है मनी से, और मनी की सप्लाई कितनी होगी मार्केट के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, उसको रेगुलेट करने के लिए, या फिर कह लो उसको कंट्रोल या नियंत्रित करने के लिए जिस पॉलिसी को बनाया जा रहा है, उसको हम बोल रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी। उसके लिए क्या है, एक पॉलिसी का गठन किया जा रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। कि पैसा जितना अवेलेबल है, मनी की कितनी सप्लाई रहेगी मार्केट के अंदर, या फिर कह लो इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर, कितना पैसे का हम चाहते हैं कि सप्लाई रहे, वो सारा कुछ जो है रेगुलेट या फिर कह लो कंट्रोल या नियंत्रित किया जा रहा है। किसके द्वारा? मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। अब तुम्हारे दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि मनी सप्लाई को रेगुलेट या कंट्रोल करने की क्या आवश्यकता है, क्यों चाहते हैं, या क्यों आरबीआई चाहेगा, या सरकार के बिहाफ पे आरबीआई से क्यों सरकार जो है वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करवाएगी या रेगुलेट करवाएगी। तो उसका सीधा उत्तर यह है कि मनी जितनी मात्रा में अवेलेबल रहेगी, उसके ऊपर निर्भर यह रहेगा कि महंगाई कितनी हो सकती है, इन्फ्लेशन कितनी हो सकती है, और साथ साथ ग्रोथ कितनी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे इस कॉन्सेप्ट को मैं एक बार फिर से उठाऊंगा, दोबारा इस कॉन्सेप्ट को रेज करूंगा अभी 2 मिनट के अंदर, जब हम एक बार दोबारा फिलिप्स कर्व को डिस्कस करेंगे इसी संदर्भ में, मॉनेटरी पॉलिसी के संदर्भ में। तो अभी तक हमने जो समझा है उसको एक बार देख लेते हैं। हमने ये समझा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी पॉलिसी है, इज द पॉलिसी रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ क्रेडिट या फिर मनी इन द इकोनॉमी, कि कितना जो है बैंकिंग सिस्टम से, बैंक से तुम कितना लोन ले पाओगे, कितना आसानी से लोन ले पाओगे। आसानी का मतलब है कितनी कम ब्याज दर पे तुम लोन ले पाओगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर हम किस चीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम मैनेज कर रहे हैं
मनी की सप्लाई को, साथ ही साथ ब्याज की दरों को अचीव क्या करना चाहते हैं, जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके रखना, साथ ही साथ कंजम्पशन मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर डिमांड या कंजम्पशन को बनाए रखना, ताकि ग्रोथ जो है, विकास जो है वो अर्थव्यवस्था में होता रहे और पर्याप्त मात्रा में तरलता, लिक्विडिटी अवेलेबल रहे मार्केट के अंदर। ठीक है, फिर हम तीसरी चीज बोल रहे हैं कि क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जिम्मेदारी दी गई है मॉनेटरी अथॉरिटी होने की भारत के लिए, तो मॉनेटरी अथॉरिटी होने के नाते, मॉनेटरी अथॉरिटी होने के फर्ज को निभाते हुए रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता भी है और इसको लागू भी करता है। ठीक है जी, तो इट इज द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री। ठीक है, फिर देखो अगली बात जो है कि क्यों हमें ये इंश्योर करना है, क्यों हमें ये देखना है कि मार्केट में या अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में कितना पैसा, कितना क्रेडिट दिया जाए, उस चीज का क्या रिलेशन है या उस चीज का हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये चीज को समझना और साथ ही साथ उसको रेगुलेट करना। तो सबसे पहले देखो, एक फिलिप्स कर्व नाम से हमने बात की थी, जिसको इजाद किया था A.W. फिलिप्स नाम के एक अर्थशास्त्री ने, जिन्होंने इस चीज को स्थापित किया था या इस रिश्ते को स्थापित किया था किसके बीच में? मुद्रास्फीति के बीच में और बेरोजगारी के बीच में, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। फिलिप्स कर्व एस्टैब्लिश्ड एन इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप कैसा था? इस ग्राफ से हमने समझा था कि जब महंगाई थोड़ी ठीक रहेगी, थोड़ी ऊपर रहेगी, या फिर कह लो इन्फ्लेशन का रेट थोड़ा मॉडरेट रहेगा, मॉडरेट अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन रहेगी, तो बेरोजगारी थोड़ी कम रहेगी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी विल बी लो। तो हम क्या चाहते हैं, देखो इस चीज को समझो कि हम ये चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर इतना पैसा जो है लोगों के हाथ में रहे, जिससे क्या हो, वो डिमांड करते रहें, या कह लो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन मार्केट में या फिर इकोनॉमी में एग्जिस्ट करे। वो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन अगर एग्जिस्ट करेगा इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था में थोड़ी मॉडरेट लेवल की अगर मुद्रास्फीति रहेगी, तो उससे क्या होगा, कंज्यूमर जो डिमांड कर रहा है वो दिखेगा कि डिमांड कर रहा है इकोनॉमी के अंदर, और उसकी वजह से जो तुम्हारा प्रोड्यूसर है उसको इंसेंटिव मिल रहा है, या उसके पास एक इंसेंटिव है, एक इंस्पिरेशन है, उसके पास एक प्रोत्साहन है कि वो जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, उसको इंक्रीज करे। अगर वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा तो वो रोजगार के अवसर जो है प्रदान करेगा लोगों को, अर्थव्यवस्था में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अगर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे अर्थव्यवस्था में, तो उससे लोगों के हाथ में आय आएगी, इनकम जो है लोगों के हाथ में आएगी। अगर लोगों के हाथ में इनकम आएगी तो वो मार्केट में जाके डिमांड क्रिएट करेंगे, मार्केट में मनी स्पेंड करेंगे। अगर वो मार्केट में डिमांड क्रिएट करेंगे तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, तुम्हारी अर्थव्यवस्था जो है वो ग्रो करेगी। ठीक है, आई होप ये रिलेशन तुम वापस से इमेजिन कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई जो फिलिप्स साहब ने कर्व या फिलिप्स साहब ने जो रिलेशनशिप दिया था इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, उसके हिसाब से थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन जो है वो जरूरी है, थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन जो है वो एसेंशियल है, वो सेफ है। ठीक है, और इसीलिए हमें चाहिए कि मार्केट में या अर्थव्यवस्था में मनी का जो सप्लाई है वो ड्राई अप ना हो जाए, वो बिल्कुल नीचे ना गिर जाए। भरपूर मात्रा में कह लीजिए या फिर कह लीजिए एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मनी शुड बी अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि मनी की सप्लाई जो है वो हमें चाहिए मार्केट में पर्याप्त मात्रा में होती रहे, तो स्टेबल है, और मॉडरेट इन्फ्लेशन जो है वो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है, जो हमने यहां से समझा। और इसीलिए आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है 4%, 4% ±2%, यानी कि ये रेंज कहां से कहां तक हो गई, 2% से लेकर 6% तक।
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड या फिर कह लो ऑल इंडिया, कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड या फिर रूरल प्लस अर्बन को कंटेन करना है 2% से ऊपर और 6% से नीचे, कि मुद्रास्फीति की दर जिसको हम नापने के लिए सीपीआई का यूज करते हैं, सीपीआई कंबाइंड का, कि वो उसका जो नीचे की लिमिट है वो 2% से नीचे ना जाए। देखो इस चीज को समझो ध्यान से, यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि अगर इन्फ्लेशन या रेट बहुत ज्यादा नीचे गिर गए, कहने का मतलब है कि अगर इन्फ्लेशन 2% से नीचे चली गई, ठीक है, कि अगर मान लो जो तुम्हारी इन्फ्लेशन है, अगर यहां ये जो हमारा सीपीआई है, सीपीआई जो हम कंबाइंड या ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, अगर ये लेस देन 2% हो गया, 2% से नीचे चला गया, तो तुम्हारी इकोनॉमी के अंदर डीफ्लेशन होने का खतरा तुम्हें दिख रहा है। डीफ्लेशन का मतलब यह है कि रेट जो हैं वो गिरते चले जा रहे हैं। अगर रेट गिरते चले जा रहे हैं, मार्केट में पैसे, मार्केट में डिमांड नहीं है, डीफ्लेशन होने का मतलब यह है रेट गिरना, और इसका मतलब यह है कि डिमांड का ना होना, डिमांड इज फॉलिंग, कि लोग जो हैं वो खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, उनकी रुचि नहीं है खरीदारी करने में। तो अगर डिमांड फॉल करेगी तो जो तुम्हारा प्रोड्यूसर था वो क्या करेगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो अपनी प्रोडक्शन को कम कर देगा, प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन को घटा देगा, और अगर वो अपनी प्रोडक्शन को घटा देगा तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, जो हमने अभी फिलिप्स वाले रिलेशनशिप में समझा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इसीलिए देखो हमें ना तो ये चाहिए कि मनी की सप्लाई इतनी कम हो जाए या मार्केट में मनी की अवेलेबिलिटी इतनी कम हो जाए कि डीफ्लेशन तक बात पहुंच जाए, नीचे की तरफ गिर जाए, और ना ही हमें ये वाला सिनेरियो चाहिए जहां पे क्या हो रहा है कि ये सीपीआई जो है ये इसका ऑपोजिट हो जाए। ऑपोजिट का मतलब ये हो गया कि ये सीपीआई जो है ग्रेटर देन 6%, कि ये 6% से ऊपर चला गया। 6% से अगर ऊपर चला गया तो महंगाई वैसे ही इतनी हो गई है कि लोग खरीदारी नहीं करेंगे। अगर मान लो सामान बहुत ज्यादा महंगा हो जाए तो तुम सब लोगों की भी क्या मंशा होगी, तुम्हारा क्या सोच होगी कि भाई अभी जो है ना, अभी इस डिसीजन को पोस्टपोन कर देते हैं, अभी खर्चा नहीं करते, हमारे अभी पैसे बहुत ज्यादा खर्च होंगे खरीदने में। तो अगर 6% से ऊपर चली गई इन्फ्लेशन, तब भी क्या होगा, वो ग्रोथ के लिए सही नहीं होगा, ग्रोथ को स्लो डाउन करने का चांस वहां पे भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमें दो काम होने से बचाने हैं, या आरबीआई की जो जिम्मेदारी रहती है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नीचे भी ना आ जाए और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ऊपर भी ना चली जाए। इन्फ्लेशन क्या रहे, एक सीमित मात्रा में 2 से 6 के बीच में रहे, और बहुत अच्छा रहेगा यदि 4% और 4% के आसपास जो है वो रहे। ठीक है, कि 4% के आसपास जो है वो रहे, तो दैट इज सेफ एंड एसेंशियल। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि भाई क्यों इन्फ्लेशन जो है हमें यहां पे मेंटेन करनी है 2% से 6% के बीच बीच में। बहुत कम भी नुकसानदायक है, बहुत ज्यादा भी नुकसानदायक है। तो फिर आरबीआई जो है वो क्या करता है, बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी इशू करता है बाय इट्स 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का इस्तेमाल करके आरबीआई कोशिश करता है कि मार्केट में मनी सप्लाई या फिर कह लो क्रेडिट सप्लाई, लोन की सप्लाई जो है वो उतनी मेंटेन करके रखे। ठीक है, चलो इसके बाद देखो कि अब हमारे पास कुछ मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं। तो क्या क्या टूल्स हैं, एक तो है हमारे पास क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव का मतलब है जो क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट की कितनी मात्रा है, इसको कंट्रोल करेंगे, कि कितना जो है उधार में पैसा तुम ले पा रहे हो, कम ले पा रहे हो या ज्यादा ले पा रहे हो, उस चीज को कंट्रोल करेगा क्वांटिटेटिव टूल्स मॉनेटरी पॉलिसी में। तो ये हो जाएंगे किससे रिलेटेड, क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट, और उसको कंट्रोल कर रहे हैं कि कितना पैसा जो है वो मार्केट में या फिर इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल है। दूसरा है तुम्हारा क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या कर रहे हैं, अब ये क्वालिटी से इजाद किया हुआ वर्ड है। क्वालिटी का अर्थ यहां पे आ जाएगा
कि ये देख रहा है कि किस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को ज्यादा पैसे की जरूरत है और किस सेक्टर को कम पैसे की जरूरत है। कि अब ये पूरी मार्केट में एज अ होल या पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में एज अ होल मनी की सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रहा। ये अब देख रहा है कि किस पर्टिकुलर सेक्टर्स में ज्यादा पैसा जाना चाहिए, किस पर्टिकुलर सेक्टर को ज्यादा जरूरत है सपोर्ट की या ज्यादा पैसे की, वहां पे ये क्वालिटी को ऊपर या नीचे करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे क्वालिटेटिव टूल्स। तो पहले हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव टूल्स को, फिर हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव टूल्स को। ठीक है, तो पहले देखो तुम्हारे पास क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। लेकिन इसमें जाने से पहले एक बात याद करो, जब हमने कल डिस्कस किया था कि मान लो ये तुम्हारा एक बैंक है, ये क्या है, एक बैंक। हमने एग्जांपल लिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और हमने कहा था यहां से इसने क्या पकड़ा, डिपॉजिट। और ये जो डिपॉजिट इसने पकड़ लिया, ये बैंक के लिए क्या है, ये बैंक के लिए है देनदारी या फिर बैंक के लिए है लायबिलिटी। इतनी बात याद है? हाँ बिल्कुल, बैंक के लिए है ये लायबिलिटी। अगर ये बैंक के लिए लायबिलिटी है तो हमने देखा था कि डिपॉजिट भी दो तरीके के थे। एक तो था तुम्हारा डिमांड डिपॉजिट और एक था तुम्हारा टाइम डिपॉजिट। तो इसीलिए लायबिलिटी भी दो तरीके की होगी, एक तो हो जाएगी डिमांड लायबिलिटी और एक हो जाएगी टाइम लायबिलिटी। तो डिमांड लायबिलिटी कौन सी थी, जो उसके सेविंग्स बैंक खाते में पैसे पड़े हैं, वो जिस वक्त डिमांड करने आ गया तुम्हें वो पैसा उसको देना पड़ेगा। और टाइम लायबिलिटी कौन सी थी कि अगर मान लो तुमने कोई फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, कोई एफडी करवा दी, तो वो एफडी जो है एक साल के लिए अगर मान लो तुमने करवाई तो एक साल तक तुम वो पैसा नहीं मांग सकते। ठीक है, हाँ टाइम डिपॉजिट, भाई विवेक यादव जी, टाइम डिपॉजिट में एक तरीके का टाइम डिपॉजिट है फिक्स डिपॉजिट एफडी। ठीक है, कई और सारे हो सकते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या बोला कि डिमांड लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी। अब देखो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, यानी कि NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। जब नेट लगा दिया आगे तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक के जो एसेट्स हैं ना, उसको हमने यहां से माइनस कर दिया। बैंक के एसेट्स क्या होते हैं, जो भी बैंक पैसा लोन्स में देता है किसी भी ग्राहक को या किसी भी कंपनी को, कि मान लो यहां किसी व्यक्ति को कर्जा चाहिए था, तो जब कर्जा बैंक ने दिया वो क्या बन गया, वो बन गया बैंक का एसेट। ये जो लोन बैंक ने दिया है ये क्या है, बैंक का एसेट। तो हमने क्या बोला, डिमांड लायबिलिटी प्लस टाइम लायबिलिटी माइनस एसेट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, वो तुम्हें क्या दे देगा, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, अब देखो यहां पे जो समझने वाली चीज है वो ये है, यहां पे समझो जरा एक चीज को ध्यान से। यहां पे क्या हो रहा है कि जो ये हमारा बैंक था, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कोई भी बैंक हो सकता है, इस चीज को समझो कि इस बैंक के पास कुछ डिपॉजिटर्स हैं, कि ये बैंक क्या कर रहा है, इसके पास कुछ लोग यहां से पैसा जमा कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना पैसा डिपॉजिट, और ये बैंक आगे क्या कर रहा है, उसी पैसे को घुमा रहा है लोन में या फिर क्रेडिट में। अब देखो एक बात बताओ, इस बैंक के पास दोनों तरीके के डिपॉजिट्स हैं, एक तो है डिमांड और एक है टाइम, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। अब देखो परेशानी क्या है या एक चुनौती क्या आ सकती है बैंक के सामने, एक चैलेंज क्या आ सकता है कि इधर से जिन लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया था, ये जो पैसा डिपॉजिट किया था इन्होंने, ये हो सकता है कि बैंक से अपना पैसा मांगने आ जाएं कि भाई हमें जो है अपना पैसा वापस चाहिए, हमें पैसा निकालना है। कि मान लो तुम्हारे अकाउंट में शायद मान लो कितने
1 लाख रुपए पड़े हैं अगर, और तुम चाहते हो कि तुम्हें अभी 50,000 रुपए निकालने हैं, और इसी तरह से जितने लोग जिन्होंने बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं, वो काफी सारे लोग जो हैं वो बैंक में जाके अपना पैसा विड्रॉ करने की कोशिश करें, निकालने की कोशिश करें, तो जरूरी नहीं है कि हर समय बैंक के पास उतनी लिक्विडिटी अवेलेबल है, उतना पैसा या उतनी तरलता या उतना कह लो कैश, उतनी लिक्विडिटी बैंक के पास जरूरी नहीं है कि अवेलेबल भी हो। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है कि बैंक जो है ना उसके फिर हाथ खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने पैसा जो यहां से पकड़ा था, ये पैसा आगे घुमा रखा है कर्ज में, लोन में, लेकिन जो पैसा इसने घुमा रखा है कर्ज में, आगे लोन में, ये मनी ये एकदम से वापस लेके नहीं आ सकता, ये पैसा एकदम से वापस लेके नहीं आ सकता। बैंक ने हो सकता है पैसा उधार में दे दिया कि ठीक है भाई तुम 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, है ना, 6 साल के लिए, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, अलग अलग तरीके के लोन बैंक देता है। तो बैंक ने जो है वो क्या कर दिया, पैसा आगे घुमा दिया। ठीक है, तो अब दिक्कत क्या हो जाएगी या कह लो चुनौती क्या हो जाएगी बैंक के लिए कि बैंक के पास लिक्विडिटी का मिसमैच हो गया। लिक्विडिटी का क्या हो गया यहां पे, लिक्विडिटी का मिसमैच। मिसमैच का मतलब ये हो गया कि जो तुम्हारे एसेट्स और जो तुम्हारी लायबिलिटीज थी, तुम अपने इधर देनदारी जो थी तुम्हारी, जो ये लायबिलिटी थी, ये क्या थी, इस तरफ ये डिपॉजिट्स क्या है बैंक की, देनदारी है, ये बैंक की लायबिलिटी है, और जो इधर ये लोन था, ये लोन क्या है, बैंक का एसेट। तो बैंक के एसेट्स और लायबिलिटीज में मिसमैच हो गया। बैंक के पास अभी एसेट्स उतने नहीं है, या कह लो लोन में पैसा घुमा रखा है, और बैंक अपने देनदारों को, डिपॉजिटर्स को पैसा वापस देने में जो है चुनौती का सामना कर रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए, देखो अभी भागो मत आगे, कंसेप्ट को समझो, कमेंट मत करो, अभी रुक जाओ, सिर्फ सुन लो कि इस चीज से बचने के लिए रिजर्व बैंक क्या करता है कि बैंक को बोलता है कि अगर तुमने यहां पे मान लो डिपॉजिट में सपोज 100 करोड़ पकड़े, कि मान लो जितने भी सारे डिपॉजिटर्स हैं, ठीक है, सभी डिपॉजिटर्स ने मिला के मान लेते हैं कि स्टेट बैंक में 100 करोड़ जमा कर रखा है, ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है कि अगर आपने मान लो 100 करोड़ पकड़ा है डिपॉजिट में, तो भाई 100 का 100 करोड़ आगे मत घुमाओ लोन के अंदर। यहां आगे जो तुम लोन में पैसा दे रहे हो ना, यहां पे शायद क्या करो कि 100 करोड़ में से कुछ माइनस करके, मान लो रुपीज, जस्ट एक ये भी एग्जांपल ही दे रहा हूं कि मान लो जैसे कितना 18 करोड़, कि चलो 18 करोड़ जो है ये अलग से साइड में रख लो, इसको डू नॉट लोन आउट, इसको पैसे को आगे उधार में मत दो, इस पैसे को साइड में रख लो। बाकी बचा हुआ जो तुम्हारे पास है, ठीक है, बाकी जो पैसा बचा उतना पैसा लोन में दे दो, शायद 18 करोड़ जो है वो लोन में मत घुमाओ, और इतना पैसा अपने पास रख लो साइड में, ताकि अगर मान लो कल को तुम्हारे देनदार जो हैं, जो तुम्हारे डिपॉजिटर हैं, वो अगर पैसा मांगने आ जाएं, तो तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में तरलता जो है वो मौजूद होनी चाहिए, तुम्हारे पास सफिशिएंट लिक्विडिटी अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, इतनी मोटी बात समझ में आ गई? अगर इतनी मोटी बात समझ में आ गई ना, तो फिर तुम्हें ये चीजें समझ में आ जाएंगी आगे। इतनी बात, ये बेसिक समझ में आया, ये यहां तक समझ में आया? एक बार बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में थम्स अप बना के। चलो ठीक है, ग्रेट। तो अब देखो, ये इसीलिए कि अगर मान लो यहां 100 करोड़ आया था बैंक के पास, तो सारा का सारा 100 करोड़ बैंक जो है लोन में ना घुमा दे, तो आरबीआई क्या करता है, अलग अलग तरीके के मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स को यूज करता है। कैसे यूज करता है अब देखते हैं। देखो, पहला टूल जो उसके अंदर है वो है तुम्हारे पास स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है वैधानिक, मतलब कि कानून के आधार पे वैधानिक रूप से तुम्हें ये जो है पैसा अलग से रखना है। ये पैसा जो है, हाँ, रोशन आते हैं उस पर कितने अनुपात में रखता है, उस अनुपात को अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि
ये वैधानिक रूप से तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि इतना पैसा तुम अलग से साइड में करके रखोगे। तो पहली है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो, पहली बात तो ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो का मतलब ये है कि जितने परसेंट, जैसे मान लो 4% हो ये, ठीक है 4%, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे, कि अगर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो SLR आरबीआई ने बोल दिया कि भाई कितना है 4%, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4% किसका, 4% ऑफ NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो अगर बैंक की NDTL कितनी है 100 रुपए, तो बैंक को 4 रुपए अलग से साइड में रखने पड़ेंगे। कौन से रिक्वायरमेंट के तहत, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है 4% ऑफ NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो मैंने बोला NDTL अगर तुम्हारी है 100 रुपए, 4% थी SLR जो आरबीआई ने कहा था, तो 100 का 4% हुआ 4 रुपए। 4 रुपए बैंक को जो है SLR में रखने पड़ेंगे। ये या तो बैंक रख सकता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, या फिर रख सकता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, या फिर रख सकता है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, या फिर एक चौथी चीज, एनी अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनी अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी। तो ये SLR बैंक ने जो है रखनी है इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, या फिर इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, या फिर इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी। ठीक है, मृत्युंजय एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं। 4% सिर्फ इसीलिए लिया ताकि एग्जाम्पल से तुम्हें समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं। अबे क्या होता है इसमें मत हम अभी पढ़ो, ये देखो सिर्फ के ये NDTL का उतना प्रतिशत जितना रिजर्व बैंक ने बोल दिया कि इतना प्रतिशत आपको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो में SLR में रखना पड़ेगा, वो कैलकुलेट होगा किस पे, NDTL पे, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी पे। और उतना पैसा आरबीआई के कहने पे बैंक को जो है साइड में रखना पड़ेगा इनमें से किसी भी फॉर्म में। ये SLR जो है बैंक रखता है अपने साथ, बैंक जो है SLR, बैंक कीप्स इट विद इटसेल्फ, चाहे तो कैश में रख ले, चाहे गोल्ड में रख ले, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, या फिर एनी अदर अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि ये 4 रुपए जो थे हमारे एग्जाम्पल में, ये 4 रुपए बैंक यहां पे लोन में नहीं दे सकता। ये पैसा बैंक लोन में नहीं घुमा सकता, इसको लोन में नहीं दे सकता। ठीक है, इसलिए मैंने क्रॉस मार दिया, लोन में नहीं दे सकता। ठीक है, ये समझ में आ गया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। आई होप SLR समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो यार तुम लोग थोड़ा सब्र तो करो, CRR पे आने तो दो। पहले ही कमेंट लिख रहे हो कि CRR क्या होता है, फिर बता तो रहा हूं CRR क्या होता है, 2 मिनट रुको तो जाओ। देखो अब देखो CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो, कि ये जो है ये भी परसेंटेज में होता है। कि जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे, दोबारा से एक एग्जांपल दे देता हूं, कि अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोल दिया, आरबीआई ने बोल दिया कि जी आपको जो CRR जो है वो रखना है आपको कितना, मान लो 2% या 3%, कितना भी मान लो, CRR आपको रखना है, मान लो 3% किसका, ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, NDTL। तो अगर मान लो हमारा NDTL, वापस से वही एग्जांपल अपना कंटिन्यू कर लेते हैं, NDTL था 100 रुपए, तो 3% NDTL का 100 रुपए का हो गया ₹3। अब ये 3 रुपए जो हैं ये बैंक किसके पास जमा करेगा, बैंक ये 3 रुपए जो है दे देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। CRR जो है वो बैंक अपने साथ नहीं रखेगा,
वो बैंक किसको दे देगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। और ये आपको मेनली रखना होता है किसमें? सीआरआर आपको मेनली रखना होता है कैश में, कि आप इतना जो है कैश, इतनी लिक्विडिटी आरबीआई को दे दोगे। ठीक है जी, आई बात समझ में कि क्या हो रहा है यहां पे सीआरआर में? क्या हो रहा है कैश रिजर्व रेशो में? कि ये पैसा जो है या ये जो परसेंटेज है ये कैलकुलेट हो रही है जैसे कि एसएलआर में हो रहा था एनडीटीएल के ऊपर, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी के ऊपर। और जितना आरबीआई ने बोल दिया उतने परसेंट एनडीटीएल का बैंक जो है वो रखेगा किसमें? सीआरआर में, कैश रिजर्व रेशो में। लेकिन रखेगा किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। ठीक है जी। और आरबीआई जो है इसके ऊपर, क्योंकि यहां पे हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि जो बैंक था, जो कमर्शियल बैंक या जो कह लो स्टेट बैंक या कोई भी हमारा जो बैंक का एग्जांपल था, बैंक ने वो पैसा रख दिया किसके पास? आरबीआई के पास। कौन सा पैसा? सीआरआर वाला। लेकिन आरबीआई जो है इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता, इसके ऊपर कोई भी ब्याज नहीं देता। नो इंटरेस्ट इज पेड बाय आरबीआई टू द बैंक्स ऑन सीआरआर। कि कैश रिजर्व रेशो पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता। ठीक है जी, आई होप ये बात जो है आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, एसएलआर बैंक के खुद के पास, सीआरआर आरबीआई के पास, और कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं होगा। हाँ, ये कैश में होगा भाई। ठीक है, ये जो है कैश में होगा। साहिल, अब ये सवाल जो है ना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि खुद के पास क्यों नहीं, आरबीआई के पास क्यों। आरबीआई ने जो है एक चीज छोड़ दी बैंक के पास, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। दूसरी चीज कि अगर मान लो बैंक का भरोसा ना हो, आरबीआई कुछ कंट्रोल अपने हाथ में भी रखेगा, तो आरबीआई चाहेगा कुछ पैसा उसके पास भी रहे, तो इसलिए जो है वो सीआरआर वाला पैसा आरबीआई अपने हाथ में रखता है, ताकि कल को अगर कोई भी शॉक लग जाए या कोई भी मान लो देनदारी चुकाने में लिक्विडिटी कम पड़ जाए बैंक को, तो आरबीआई वहां पे मदद कर सके। ठीक है कि भाई ठीक है, चलो ये लो सीआरआर वाला पैसा, इसमें से कुछ अपनी लिक्विडिटी का मिसमैच पूरा कर लो। ठीक है जी, सो दैट इज एसएलआर एंड सीआरआर। फिर देखो, अब हमारे पास इसके बाद है हमारे पास कुछ रेट्स हैं। रेट्स क्या हैं? रेट्स क्या है? करंट। अच्छा, करंट में जो लोग पूछ रहे हैं, देखो अभी जाके वेबसाइट पे चेक कर लेना क्लास के बाद एक बार। ये तुम्हारा होमवर्क है कि कुछ नहीं करना, आरबीआई के वेबसाइट पे जाना, गूगल पे लिखना आरबीआई, और आरबीआई पे लिख देना सीआरआर एसएलआर। ठीक है, वहां से फिर निकाल के मुझे भी बताना, वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना कि कितना जो है रेट अभी चल रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, चलो अब बात करते हैं की रेट्स की। तो देखो, की रेट्स में सबसे पहले हमारे पास है LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब देखो, यहां पे हमने कल एक बात की थी कि जैसे इंडिविजुअल्स जो हैं, इन इंडिविजुअल्स के लिए हो सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर HDFC, या फिर पंजाब नेशनल बैंक, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर और कई सारे बैंक्स जो हैं वो हो सकते हैं जो बैंक की तरह काम करते हैं। लेकिन इन सभी बैंक्स के लिए कौन बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनके लिए कौन बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि रेपो रेट और जो रिवर्स रेपो रेट है वो इसके अंदर फॉल करते हैं। अब देखो ये काम कैसे हो रहा है। ये काम ऐसे हो रहा है कि मान लो यहां पे ये रहा तुम्हारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इस तरफ हमारे पास हैं जो हमारे बैंक्स हैं। ठीक है, कौन से? कोई भी जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, कि यहां पे मान लो ये एक कोई बैंक है, बैंक 1, और यहां पे एक और बैंक है, ये है बैंक 2। अब देखो, बैंक 1 के पास, इसको लगा कि मेरे पास अतिरिक्त पैसा है, मेरे पास एक्सेस मनी अवेलेबल है, एक्सेस मनी इज अवेलेबल विद मी, मेरे पास पैसा थोड़ा ज्यादा है,
एक्सेस मनी कह लो या फिर एक्सेस लिक्विडिटी। एक्सेस लिक्विडिटी जो है वो अवेलेबल है बैंक वन के पास। तो इसको लगेगा कि ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं इस पैसे को जमा कर देता हूं आरबीआई के पास। मैं ये एक्सेस जो लिक्विडिटी थी इसको डिपॉजिट कर देता हूं विद दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मान लो बैंक वन के पास शायद कितने 1,000 रुपए फालतू पड़े थे, इसने जमा कर दिए आरबीआई के पास। अब आरबीआई जो है बिल्कुल इसको ब्याज देगा, यानी कि जो बैंक वन है वो बोलेगा साहब मैंने आपको ये पैसे जमा किए हैं, जो पैसे मैंने डिपॉजिट किए हैं इस पे क्या मुझे इंटरेस्ट पे करोगे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलेगा हाँ भाई, इस पे हम तुम्हें इंटरेस्ट बिल्कुल जो है पे करेंगे। हम तुम्हें क्या पे करेंगे? इसके ऊपर हम तुम्हें कुछ ब्याज देंगे, हम तुम्हें कुछ इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है, लेकिन चुनौती या समस्या क्या है? समस्या ये है कि आरबीआई जो है वो कहां से ये ब्याज का पैसा कहां से लेके आएगा? तो आरबीआई क्या करेगा, मान लो ये जो बैंक टू था इसके पास शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी है, इसके पास कमी है, शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी, और इसको पैसा चाहिए, बैंक टू को पैसा चाहिए। तो बैंक टू क्या करेगा कि ये आरबीआई को बोलेगा कि साहब पैसा अगर आपके पास पड़ा है तो मुझे दे दो उधार में, मुझे लोन दे दो, मैं जो है वापस कर दूंगा ब्याज के साथ। तो आरबीआई यहां पे क्या करेगा, यहां पे आगे पैसा लेंड कर देगा। क्या कर देगा? उधार में दे देगा, या फिर जिसको हम बोल रहे हैं क्या, लेंड कर देगा। ठीक है, तो यहां पे क्या किया इसने, आरबीआई ने यहां पे ये मनी लेंड कर दी। किसको लेंड कर दी? बैंक टू को। आरबीआई ने यहां पे क्या कर दिया, पैसा लेंड कर दिया, लोन में दे दिया। किसको लोन में दे दिया? बैंक टू को। अब आरबीआई ने बोला कि भाई पीछे से मैंने बैंक वन से पैसे पकड़े थे, मुझे उसको ब्याज भी देना है, मुझे उसको इंटरेस्ट भी देना है, तो तुमसे भी मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो बैंक टू को आरबीआई ने बोला कि भाई तुम जो है ना मुझे कुछ इंटरेस्ट पे करोगे, क्या तुम मुझे कुछ इंटरेस्ट पे करोगे, मैं तुमसे कुछ ना ब्याज जो है यहां पे वसूलूंगा, जो मैंने तुम्हें उधार में पैसे दिए। तो अब देखो आरबीआई ने जो पैसा उधार में दिया था, लेंड किया था शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, उसके ऊपर जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट जो चार्ज करता है इसको हम बोलते हैं रेपो रेट। इसको हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। रेपो रेट कि जो रेट आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए उधार देने के लिए इंटरेस्ट जो चार्ज करता है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट कौन पे कर रहा है? बैंक पे कर रहा है आरबीआई को। ये समझ में आया? हाँ, ये समझ में आया कि जब बैंक ने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार में दिया और उसके ऊपर जो वो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है उसको कहते हैं रेपो रेट। ये है रेपो रेट। सिमिलरली जो यहां बैंक वन ने अपना पैसा जमा किया था आरबीआई के पास शॉर्ट टर्म के लिए, उसके ऊपर जो आरबीआई उसको इंटरेस्ट दे रहा है, इस इंटरेस्ट को हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब देखो यहां पे ये जो रेपो है इसका मतलब क्या है? ये रेपो का मतलब क्या होता है? देखो रेपो का कहानी, रेपो की क्या है यहां पे? रेपो की कहानी ये है सीधी सी सिंपल सी कि जो ये बैंक ने जब आरबीआई ने जब पैसा दिया था किसको? बैंक टू को, तो आरबीआई ने कहा था कि भाई पैसा तो लेके जा रहे हो लेकिन क्या गारंटी है कि कल को तुम जो है, क्या गारंटी है कि कल को तुम ये पैसा मुझे वापस चुका दोगे? ठीक है, जब आरबीआई ने बैंक टू को पैसा उधार में दिया था, ये लेंड किया था, तो आरबीआई ने बोला कि भाई क्या गारंटी है कि कल तुम पैसा वापस कर दोगे?
तो बैंक 2 ने बोला कि साहब आरबीआई जी, मेरे पास ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी हैं, मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी है, मैं क्या करता हूं कि जैसे आप मुझे यहां पे 1,000 रुपए का लोन दे रहे हो, तो मैं आपको 1,000 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है ना वो गिरवी रख देता हूं। ठीक है, वो गिरवी रख देता हूं, और जब मैं अपना पैसा वापस चुका दूंगा, जब मैं उधार का पैसा ये 1,000 रुपए वापस दे दूंगा, तो मैं आपसे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस ले लूंगा, तब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैं आपसे वापस ले लूंगा। तो यहां पे रेपो का जो मतलब है ये है रीपरचेज ऑब्लिगेशन। लेकिन रीपरचेज ऑब्लिगेशन किस चीज की? रेपो यहां पे है रीपरचेज ऑब्लिगेशन, लेकिन किस चीज को दोबारा खरीदने की ऑब्लिगेशन? जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को दे दी थी बैंक ने जब 1,000 रुपए लिए थे, और 1,000 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को दे दी थी, तो ये पैसा जब बैंक चुका देगा, वापस आरबीआई को कर देगा ये पैसा, तो रीपरचेज कर लेगा, ये 1,000 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपने पास लाके रख लेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि ये क्या है? रीपरचेज ऑब्लिगेशन, और जिसको हम बोल रहे हैं रेपो रेट। हाँ बिल्कुल मृत्युंजय, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो एक तरीके से गारंटी की तरह जो है वो काम करेगी, गारंटी की तरह काम करेगी। गारंटी की तरह कैसे काम करेगी? कि भाई अगर अगर मान लो जो ये बैंक 2 था, जो ये बैंक 2 था, अगर ये पैसा लौटा नहीं पाया, आरबीआई को पैसा वापस नहीं कर पाया, तो फिर आरबीआई इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो बैंक 2 ने गिरवी रखी थी या जमा करी थी, इसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगा। ठीक है, इसको बेच के पैसा रिकवर कर लेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं हम, गोल्ड की बात नहीं कर रहे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली। और सिमिलरली, हाँ इजी लैंग्वेज में सिक्योरिटीज मान लो। ठीक है, और इसी तरह दूसरी तरफ क्या हो रहा है? इस तरफ क्या हो रहा है कि जब आरबीआई को बैंक 1 ने पैसा दिया था, तो बैंक 1 ने भी यही बोला कि भाई क्या गारंटी है कि कल को तुम मुकर जाओ, कि कल को आरबीआई मुकर जाए। तो आरबीआई भी क्या करता है, यहां पे बैंक 1 को कुछ सिक्योरिटी या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो जमा कर देता है, और जब वापस अपना पैसा ले लेगा बैंक 1 या आरबीआई बैंक 1 को पैसा लौटा देगा, तो यहां से सिक्योरिटी आरबीआई के पास आ जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये दो समझ में आया कि रेपो क्या होता है और रिवर्स रेपो क्या होता है। शॉर्ट टर्म शुभांगी हो सकता है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 14 दिन के लिए मैक्सिमम। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं है, ये शॉर्ट टर्म के लिए लेंडिंग हो रही है। ऐसा नहीं कि तुम जो है 1 साल से ज्यादा 2 साल के लिए पैसा उठा रहे हो। ठीक है, बहुत कम समय के लिए लेंडिंग हो रही है, उसको हम बोल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे लेंड कर रहा है आरबीआई। आरबीआई गारंटी में बैंक 1 को गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही देगा। आरबीआई भी बैंक 1 को गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही देगा कि अगर मान लो बैंक 1 बोलता है कि भाई मेरे को क्या गारंटी क्या दे रहे हो कि कल को आरबीआई मुकर जाए पैसे वापस करने से, तो मेरे पास क्या चारा बचेगा? तो बैंक 1 को आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो दे देगा। डिफरेंस बिटवीन रेपो, अरे समता सक्सेना जी, डिफरेंस बिटवीन रेपो अभी यहां हुआ तो कि जब आरबीआई उधार में पैसा दे रहा है बैंक को, तो उससे जो वो ब्याज वसूल रहा है उसको हम बोल रहे हैं रेपो रेट। और जब बैंक पैसा जमा कर रहा है आरबीआई के पास और आरबीआई उसको जो ब्याज दे रहा है उसको हम बोल रहे हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब एक चीज समझो, अच्छा पॉइंट रेस किया समता ने यहां पे। देखो, अब देखो यहां पे क्या होगा, अब देखो इससे फर्क क्या पड़ेगा? तो पहली चीज तो फर्क ये पड़ेगा, देखो इसको दोबारा से यहां पे कंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये रहा तुम्हारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये तुम्हारा इसने पैसा उधार में दिया, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये इसने लेंड करी मनी, लेंडिंग फॉर शॉर्ट टर्म लेंडिंग, और इसके बदले में एसबीआई क्या पे कौन सा इंटरेस्ट रेट देगा? रेपो रेट पे। ये ब्याज कितना है? इस ब्याज को हमने बोल दिया रेपो रेट, जो एसबीआई पे करेगा आरबीआई को।
अब मुझे एक बात बताओ, अगर आरबीआई स्टेट बैंक को बोलता है कि जी हम तुमसे रेपो रेट जो है या जो हम तुमसे ब्याज चार्ज करेंगे, वो ब्याज की जो दर है वो है 4%, और बाद में उसके बाद बोलता है कि नहीं हम तुमसे 6% जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, या फिर रेपो रेट हमने 4 से बढ़ा के कर दिया 6%। तो एक बात बताओ, इस पहले सिनेरियो ए में या फिर सिनेरियो बी, सिनेरियो ए और सिनेरियो बी, कौन से सिनेरियो में एसबीआई पसंद करेगा ज्यादा लोन लेना आरबीआई से? कौन से सिनेरियो में आरबीआई एसबीआई जो है, कौन से सिनेरियो में, सिनेरियो ए या सिनेरियो बी, कौन से सिनेरियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पसंद करेगा आरबीआई से ज्यादा लोन लेना? जल्दी सभी लोगों के आंसर चाहिए। अगर सभी लोगों के आंसर आ गए और सभी लोगों के सही उत्तर आ गए तो इसका मतलब तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया। बिल्कुल सभी लोगों का आंसर है कि सिनेरियो ए के अंदर जब उसको लोन जो है वो मिल रहा है सस्ता, यानी कि यहां पे उसको रेपो रेट कम पे करना पड़ रहा है, मतलब कि उसको इंटरेस्ट जो है वो कम पे करना पड़ रहा है, लेस इंटरेस्ट, मतलब कि लोन उसके लिए क्या है, चीप। लोन क्या है उसके लिए, चीप। तो अब देखो सिंपल सी बात है, हाँ अब देखो सिंपल सी बात है कि इसका मतलब यह हुआ कि जब रेपो रेट इंक्रीज कर जाएगा, रेपो रेट अगर बढ़ जाएगा तो उससे लिक्विडिटी क्या होगी? अगर रेपो रेट बढ़ा दिया तो उससे लिक्विडिटी क्या होगी? मार्केट में पैसे की अवेलेबिलिटी पे क्या क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया तो मार्केट में मनी की सप्लाई इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? बिल्कुल डिक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज, कम हो जाएगी। भाई देखो 4 से बढ़ा के 6 कर दिया तो तुमने मुझे खुद कहा कि जब 4 से बढ़ा के 6 कर देंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा लोन लेना पसंद नहीं करेगा। वो बोलेगा कि भाई तुमने लोन महंगे कर दिए, मैं अब लोन लेने में इच्छुक नहीं हूं, मैं तुमसे पैसा नहीं पकड़ना चाहता, ठीक है। और वो फिर क्या होगा, आगे मार्केट में जो अपने कस्टमर को लोन दे रहा है, अपने कस्टमर को लोन दे रहा है, उसका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा देगा। उसका इंटरेस्ट रेट क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो अगर एसबीआई मार्केट में अपने जो कस्टमर को लोन दे रहा था उसकी ब्याज दर अगर बढ़ा देगा तो जो यहां पे मार्केट में कंज्यूमर है ये भी लोन कम लेगा, ये भी लोन कम लेगा। तो मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी अगर हम रेपो रेट को बढ़ा दें, ठीक है। अगर हम रेपो रेट को इंक्रीज कर दें तो लिक्विडिटी विल रिड्यूस, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अगर रेपो रेट को इंक्रीज किया तो मार्केट में मनी का सप्लाई या फिर लिक्विडिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि अगर आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है तो उसका मतलब यह है कि मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी या फिर कह लो लिक्विडिटी जो है या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट अवेलेबिलिटी विल फॉल और रिड्यूस, कि ये कम हो जाएगी, ये नीचे गिर जाएगी, ठीक है जी। हाँ काजल का एक अच्छा सवाल है कि रेपो रेट इज हायर या रिवर्स रेपो रेट इज हायर। भाई हमेशा रेपो रेट ज्यादा रहेगा, समझो ये लॉजिक है। ये एक तो हमने डिस्कस करा कि रेपो रेट बढ़ाने से लिक्विडिटी जो है वो कम हो जाएगी, तो रेपो रेट और लिक्विडिटी या फिर क्रेडिट अवेलेबिलिटी आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। कि रेपो बढ़ा तो लिक्विडिटी घट गई, रेपो घटेगा तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब जो एक और तुम लोगों ने सवाल पूछा है वो भी इंपॉर्टेंट है समझाना, कि देखो यहां पे हमारे पास था बैंक 1, यहां पे था हमारे पास आरबीआई जो हमारा डायग्राम बनाया था हमने, और यहां पे था हमारे पास बैंक
टू। तो बैंक वन ने पैसे जमा किए थे आरबीआई के पास और आरबीआई ने इसको रिवर्स रेपो जो है वो इंटरेस्ट रेट पे किया था। रिवर्स रेपो, आरबीआई ने यहां पे पैसा उधार में दिया था, शॉर्ट टर्म के लिए लेंडिंग की थी, और बैंक टू से जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया था उसको हमने बोल दिया था रेपो रेट। तो अगर देखो यहां पे आरबीआई इस बैंक से जो वसूल रहा है पैसा, जो ब्याज दर ले रहा है वो अगर 10% है, तो बैंक बीच में कुछ अपना भी तो मुनाफा रखेगा। आरबीआई 10% यहां से वसूलेगा, तभी यहां पे अगर हो सकता है वो 8% रिवर्स रेपो दे सके। ठीक है, कुछ पैसा जो है आरबीआई भी कमाएगा, बिल्कुल आरबीआई भी यहां से पैसा जो है वो कमाएगा। ठीक है, रेपो रेट हमेशा ज्यादा रहेगा रिवर्स रेपो से। ठीक है, हाँ कुछ ना कुछ मार्जिन रखेगा। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया था मैंने समझाने के लिए, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, दिल पे लेके मत बैठ जाना, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। ठीक है, हाँ उसमें बट वो एक रात में भी बैंक्स लेते हैं ना इमरजेंसी में पैसे। हाँ भाई, वो अगर रिजर्व बैंक से ले रहा है शॉर्ट टर्म के लिए तो वो रेपो वाला इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, वो कॉल मनी मार्केट वो अलग चीज है, वो बैंक्स आपस में कर रहे हैं। ठीक है, ये यहां पे हम बोल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म लेंडिंग आरबीआई से उठा रहा है बैंक जो है वो। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, उसमें हमने देख लिया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ये दोनों समझ में आ गए हैं, तो जल्दी से एक बार जो है थम्स अप बता दो, थम्स अप बना दो जल्दी से, फिर बढ़ते हैं अगले रेट पे, दैट इज बैंक रेट। जल्दी से एक बार थम्स अप बना दो। हम्म, अरे यार रेपो और रिवर्स रेपो में अंतर बता तो दिया। रेपो वो इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई वसूल रहा है बैंक को लोन देने के लिए। बैंक को लोन दे रहा है तो बैंक से लोन पे जो वो ब्याज दर वसूल रहा है आरबीआई, उसको बोल रहे हैं रेपो। और जब बैंक ने पैसा जमा किया है आरबीआई के पास, उस पे बैंक जो इंटरेस्ट रेट दे रहा है किसी बैंक को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी दूसरे बैंक को, जब मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना पैसा जमा कर दिया आरबीआई के पास, तो जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना पैसा जमा किया आरबीआई के पास, आरबीआई उस पर जो इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है स्टेट बैंक को, उसको हम बोल रहे हैं रिजर्व बैंक, और उसको हम बोल रहे हैं रिवर्स रेपो। ठीक है, अब देखो, अब आ गया हमारे पास बैंक रेट। बैंक रेट बेसिकली क्या है कि जब अब यहां पे क्या हो रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए मनी लेंड कर रहा है टू बैंक्स, और उसके ऊपर जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है, कि डायग्राम कैसा बन जाएगा, डायग्राम ऐसा बन जाएगा कि ये मान लो आरबीआई है और ये तुम्हारा इधर मान लो कोई भी बैंक है, कि आरबीआई ने पैसा उधार में दिया बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए, बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म वाला है, और यहां पे बैंक से जो उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया उसको हम बोल रहे हैं बैंक रेट, उसको हम बोल रहे हैं बैंक रेट। यहां सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, चलो, तो अब देखो हमने डिस्कस कर लिया क्या क्या, हमने डिस्कस कर लिया रिवर्स रेपो, रेपो और साथ में बैंक रेट। इसके बाद हमारे पास है एक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये देखो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या हो रहा है कि यूजुअली या फिर जनरली क्या हो रहा था, जनरली क्या हो रहा था कि जब मान लो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा उधार दे रहा था किसी बैंक को, बैंक को पैसा उधार में दे रहा था, तो यहां पे उससे गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले रहा था कोलैटरल या फिर गिरवी रखवाने के तौर पे। ठीक है, क्या कर रहा था, गिरवी रखवा रहा था गवर्नमेंट सिक्योरिटी।
लेकिन मान लो एक ऐसी सिचुएशन आ जाए, ये सिचुएशन तो जनरली ऐसे एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन मान लो एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पे ये बैंक जो है वो बोल रहा है आरबीआई को, एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पे ये बैंक जो है ये बोल रहा है आरबीआई को कि भाई साहब मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो नहीं है देने के लिए, मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो नहीं दे सकता, मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खत्म हो गई है। हाँ, लेकिन मेरे पास एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी है, कौन सी वाली? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो वाली, एसएलआर वाली। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपने कही थी ना, वो मैंने एसएलआर में साइड में करके रख दी थी। ठीक है, अब ये एसएलआर वाली सिक्योरिटी जो है इसमें से मैं निकाल के ला सकता हूं। तो आरबीआई बोलेगा कि भाई ये एसएलआर वाली सिक्योरिटी तो तुमने टच नहीं करनी थी, ये एसएलआर वाली सिक्योरिटी तो तुम्हें साइड में रखनी थी, पर अब तुमने क्या कर दिया, अपनी लिक्विडिटी को इतना ज्यादा मिसमैनेज किया। मिसमैनेज कैसे किया कि तुम्हारे पास जो है पैसे कम पड़ रहे हैं, लिक्विडिटी है नहीं तुम्हारे पास, और ऊपर से तुम्हारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी नहीं है कोलैटरल में देने के लिए। ठीक है, तो इसलिए तुम फिर क्या करो, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहां से ले आओ। एसएलआर वाला जो तुम्हारा कोटा था कि जो तुमने एसएलआर वाले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी थी, ये इसमें से निकाल के गवर्नमेंट सिक्योरिटी मुझे दे दो और मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, लेकिन ये तुम्हें पनिश भी करूंगा। मैं तुमसे यहां पे जो इंटरेस्ट चार्ज करूंगा वो ज्यादा चार्ज करूंगा, कि जो तुमसे मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा यहां पे, जो ये पैसा देने के लिए बैंक से जो आरबीआई क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट विल बी हायर देन रेपो, कि यहां अब मैं रेपो से ज्यादा तुमसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। क्यों? क्योंकि ये एसएलआर वाली सिक्योरिटी जो है वो अलग से रखनी थी, अब तुम्हारे पास और कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, तुमने सिचुएशन को मिसमैनेज कर दिया, तुमने सही से मैनेज नहीं किया सिचुएशन को। और देखो आरबीआई क्या है, आरबीआई जो है उसको ध्यान रखना है कि सभी बैंक सुचारू रूप से काम करें, बैंकिंग सिस्टम जो है वो ठीक ठाक चलता रहे। ठीक है, आई बात समझ में? यार एसएलआर अभी तो डिस्कस किया है, जो लोग कमेंट में पूछ रहे हैं एसएलआर क्या है, अभी डिस्कस नहीं किया। एसएलआर और सीआरआर क्या हो गया, तुम्हारी याददाश्त कहां चली गई है आज? हैं? या बस सुबह बस थोड़ा मैराथन क्या लगा लिया, इतना बुरा हाल हो गया है कि तुम अभी 5 मिनट पहले डिस्कस करी हुई चीज को याद नहीं रख पा रहे हो? सीआरआर एसएलआर अभी तो डिस्कस किया था। और एसएलआर में याद करो, बोला था, एसएलआर में बोला था कि एसएलआर वाला जो पैसा है वो रखा जा सकता है कैश में, गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, या फिर एनी अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी में। तो एसएलआर में हो सकता है बैंक ने पैसा रखा हो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, और यहां पे वही जो है वो क्या कर रहा है, वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एसएलआर जो है, एसएलआर वाले कोटे में से गवर्नमेंट सिक्योरिटी निकाल के जमा कर रहा है आरबीआई के पास कोलैटरल के रूप में, और पैसा उठा रहा है। लेकिन आरबीआई कह रहा है कि भाई ब्याज दर जो है ना, इंटरेस्ट जो है वो हायर रहेगा, वो ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक पीनल रेट है, तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लग रही है एक तरीके से। दिस इज अ पीनल रेट, दिस इज द पीनल रेट। ठीक है, हाँ बिल्कुल, पनिशमेंट देने के लिए, जो बीर मुर्मू लिख रहे हैं। हाँ, एसएलआर वाला अपने पास रखा था ना, अरे भाई लोगों, मित्रों, एसएलआर वाला सारा पैसा अपने पास रखा था ना। एसएलआर में चाहे कैश रख, चाहे गोल्ड रख, चाहे जी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख, लेकिन वो बैंक ने अपने पास रखा था। और सीआरआर दिया था आरबीआई को, तो वो सारा एसएलआर वाला पैसा बैंक के पास ही पड़ा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक के पास पड़ा है, तो वो बैंक अपना जीसेक उठा के दे देगा आरबीआई को, आरबीआई से पैसा उठा लेगा। लेकिन मिसमैनेजमेंट की वजह से आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेगा, किससे? रेपो से। ठीक है, चलो बढ़िया। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया, बहुत हो गया डिस्कशन इसके ऊपर। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या हो गया? पीनल रेट हो गया, ओवर एंड अबव लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो सबसे नीचे तुम्हारा क्या रहेगा? रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो सबसे कम रहेगा, रिवर्स रेपो से ज्यादा रहेगा रेपो,
और रेपो से ज्यादा रहेगा तुम्हारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या फिर MSF। ठीक है, तो आई होप ये ऑर्डर भी तुम्हें याद रहेगा कि सबसे कम होगा रिवर्स रेपो, फिर रेपो, और सबसे ज्यादा होगा MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे की रेट। तो हमने देखो पहले क्या डिस्कस किया, हमने पहले डिस्कस किया ये स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट, जिसमें एक हमने डिस्कस किया SLR, दूसरा डिस्कस किया CRR, फिर हमने डिस्कस करे की रेट्स। की रेट्स में ये दूसरा था की रेट्स, और की रेट्स में हमने ये सारे डिस्कस करे। फिर अब तीसरी चीज है हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO। अब देखो यहां पे RBI लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए क्या कर रहा है, RBI यहां पे सीधे सीधे मार्केट से डील कर रहा है, बैंक से डील नहीं कर रहा। और क्या कर रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल या फिर परचेज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल या परचेज। ठीक है, बैंक रेट बता रहा हूं, एक मिनट, जो लोग पूछ रहे हैं बैंक रेट अभी बता देता हूं, 2 मिनट का टाइम दे दो मेरे को, पहले मैं ये कंप्लीट कर लूं। मैंने देख लिया कमेंट, रुक जाओ 1 मिनट यार, एक तो कमेंट अभी मत करो, मैं लास्ट में तुम्हें 5 मिनट दे दूंगा, जो पूछना होगा पूछ लेना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है भाई, शॉर्ट टर्म 1 दिन का भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म तुम्हारा बहुत लंबे समय का होगा, क्या हो सकता है वो जो है फिर वो साल से ऊपर चला जाए लोन। ठीक है, चलो आते हैं वापस इसमें। चलो ठीक है, अब देखते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या हो रहा है। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या हो रहा है कि एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं, अभी तक हम बोलते आ रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेसिकली क्या है, एक तरीके का, ऐसे मान लो ये कागज का टुकड़ा है, ठीक है, इस पे लिखा है कि ये मान लो 100 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इतना % पे किया जाएगा। तो अगर जैसे तुम फिक्स डिपॉजिट का सर्टिफिकेट देखा है, फिक्स डिपॉजिट का सर्टिफिकेट देखा है, एफडी करवाइए कभी, एफडी करवाइए कभी, एफडी का सर्टिफिकेट देखा है। बस जैसे एफडी का सर्टिफिकेट है कि तुमने अगर मान लो बैंक में जाके 1 लाख रुपए की एफडी करवा दी, तो बैंक तुम्हें एक सर्टिफिकेट दे देता है। ऐसे ही क्या होता है, सरकार जो है जब उसको पैसा उठाना होता है मार्केट से, तो वो क्या करती है, सरकार को जब पैसा उठाना होता है मार्केट से, तो सरकार क्या करती है, मार्केट में बोलती है कि भाई हमें जो है ना पैसा चाहिए, तो मार्केट से वो पैसा उठा लेगी। मान लो 100 करोड़ की उसने सर्टिफिकेट इशू किया, उस सर्टिफिकेट का नाम क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक तरीके से। ठीक है, और ये सरकार ने वादा किया कि भाई ये 100 करोड़ जो तुम मुझे दे रहे हो, उसके बदले में तुम्हें कागज पे, ये टुकड़े पे लिख के साइन करके प्रॉमिस कर रहा हूं कि 1 साल के बाद जब तुम ये टुकड़ा कागज का वापस लेके आओगे, जो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो मैं तुम्हारे 100 करोड़ भी वापस करूंगा, और 100 करोड़ पे मैं तुम्हें कुछ ब्याज भी दूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास एफडी का सर्टिफिकेट है ना, तो एफडी का सर्टिफिकेट जब तुम बैंक वापस लेके जाओगे, तो बैंक तुम्हें क्या करेगा, पैसा भी वापस करेगा और साथ में कुछ ब्याज भी देगा। तो सरकार क्या करती है, बैंक से मार्केट में और जो कंपनीज हैं, जो और मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं, उन इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है। ठीक है, जो लोग पूछ रहे हैं कि कौन देता है पैसा, तो मार्केट में अप्रूव्ड इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको सरकार ने ये ऑथराइजेशन दे रखी है। तुम लोग ऐसे कोई भी मुंह उठा के नहीं खरीद सकता गवर्नमेंट सिक्योरिटी जाके, सरकार ने कुछ कैटेगरीज बना रखी हैं इन्वेस्टर्स की, सिर्फ वही लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्टर जो है सरकार को पैसा दे देते हैं, और सरकार के पास पैसा आ गया, सरकार ने बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी उनको दे दी, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे उनको सरकार ब्याज देगी। इसका फायदा ये होता है, देखो 2 तरफा फायदा है। एक तो सरकार के पास पैसा आ गया अपने खर्चे चलाने के लिए, अपने खर्चे पूरे करने के लिए, या फिर जहां पे भी वो चाहती है विकास करना, जहां पे भी वो चाहती है कि वो डेवलपमेंट करा सके। और दूसरा, जो इन्वेस्टर है उसको पता है कि भाई सरकार जो है ना, सरकार जो है वो कभी भी मुकरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार जो है वो सॉवरन है, गवर्नमेंट जो है वो सॉवरन अथॉरिटी है, वो डिफॉल्ट नहीं करेगी, वो वापस डिफॉल्ट नहीं करेगी, वो पैसा जो है वो डेफिनेटली वापस रिटर्न करेगी, या रिटर्न करेगी, पे करेगी इन्वेस्टर को, और साथ साथ ब्याज भी देगी। तो ये सबसे सेफ मानी जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज।
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसलिए क्या है, सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती है। ठीक है, अब समझ में आ गया। मैं तुम्हें बेसिकली ये समझा दिया। हाँ, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी जनरली ये लॉन्ग टर्म की होती हैं। ठीक है, इसको वैसे डिस्कस करेंगे अभी हम आगे। ठीक है, तो अब देखो यहां पे अब क्या हो रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो है वो कैसे काम करता है। क्या अगर मान लो उसको लिक्विडिटी मार्केट से रिड्यूस करनी है, तो वो क्या करेगा, आरबीआई अपने पास, उसके पास अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी हैं और ये रही तुम्हारी मार्केट, तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर देगा मार्केट में। अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचेगा तो डेफिनेटली मार्केट से जो इन्वेस्टर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहा है वो आरबीआई को पे करेगा। अगर आरबीआई, ये प्लेन सिंपल लॉजिक समझो कि अगर आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में बेच दी तो मार्केट से पैसा आरबीआई ने उठा लिया, लिक्विडिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, या फिर लिक्विडिटी डिक्रीज हो गई। ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। और इसका ऑपोजिट क्या है, इसका ऑपोजिट ये है कि अगर मान लो आरबीआई को मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज करनी है, मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज करनी है, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट से परचेज कर लेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेगा मार्केट से। अगर ये खरीदेगा, परचेज करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट से, तो ये मार्केट को पैसा देगा। जिस इन्वेस्टर से ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा मार्केट में, उसको ये पैसा देगा बदले में। तो इससे क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी विल इंक्रीज, लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, हाँ, इंटरेस्ट तो बिल्कुल उस पर है ही है। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में हमने क्या देख लिया कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो हैं ये क्या हैं, सेल या परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू और फ्रॉम द मार्केट। ठीक है जी, और लिक्विडिटी कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है ये मैंने आपको बता दिया। हाँ बिल्कुल, बीर मुर्मू लिख रहे हैं पैसा ही पैसा बाबू भैया। हाँ ठीक है, अगर आरबीआई ने मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है खरीद ली, ठीक है, अगर मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई ने खरीद ली तो फिर मार्केट में पैसा ही पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो वो तुम्हारा डायलॉग पैसा ही पैसा बाबू भैया, बहुत पैसा आ गया। ठीक है, चलो आ जाओ वापस। फिर अगला है हमारे पास एमएसएस, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अब ये देखो, ये एक तरफा चीज है कि ये एक ऐसा इंटरवेंशन है जहां पे आरबीआई चाहता है कि मार्केट में से बहुत ज्यादा लिक्विडिटी को विड्रॉ किया जाए, लिक्विडिटी ज्यादा हो रखी है और उस लिक्विडिटी को विड्रॉ किया जाए। तो विड्रॉ करने के लिए ये मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो बेचनी शुरू कर देगा। ठीक है, और मोबिलाइज्ड कैश इज हेल्ड इन अ सेपरेट अकाउंट, और इस पैसे को आरबीआई और कहीं यूज नहीं करेगा। तो ये जब तुम्हारा डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, जब मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे, तो वहां पे आरबीआई ने एमएसएस का सहारा लिया था, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का सहारा लिया था। ठीक है, आगे बात समझ में इतनी। तो ये थे हमारे क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। अच्छा, जो लोग पूछ रहे थे ना कि भाई बैंक रेट क्या था, मैं फटाफट 2 सेकंड में बता रहा हूं। बैंक रेट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आरबीआई चार्ज कर रहा है बैंक से उनको लॉन्ग टर्म के लिए लोन देने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है तुम दोबारा फिर इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स पे। तो क्वालिटेटिव में देखो, हम क्वांटिटेटिव में क्या कर रहे थे, क्वांटिटेटिव में जैसे मैंने पहले भी बताया था तुम लोगों को कि क्वांटिटेटिव में हम जो क्वांटिटी है या फिर कह लो जो वॉल्यूम है लोन्स का, उसको कंट्रोल कर रहे थे, है ना। किसको कंट्रोल कर रहे थे, वॉल्यूम ऑफ लोन्स को। क्वालिटेटिव टूल्स में हम क्या कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर को जहां पे ज्यादा पैसा चाहिए
वो जो है हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, वो जो है हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो कैसे? इसमें हमारे पास एक तो है फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब देखो मार्जिन क्या होता है कि जैसे मान लो तुम जो है बैंक के पास गए लोन लेने के लिए। लोन कितना लेने के लिए गए? 1 लाख रुपए। ठीक है, बैंक बोलता है ठीक है मैं लोन दे दूंगा आपको 1 लाख रुपए, लेकिन आपको जो है कोलैटरल में या कुछ मार्जिन मेरे पास रखना पड़ेगा कि मैं आपको जो है 1 लाख का लोन जो है वो दे दूंगा, लेकिन आप मुझे क्या करो, 20,000 रुपए जमा करो। 20,000 रुपए जो है वो मार्जिन है, उतना आप मेरे पास मोबिलाइज करके लाके जमा करो। मैं आपका 1 लाख का लोन अप्रूव कर दूंगा और आपको दे दूंगा कितने? 80,000 रुपए। अगर यहां पे बैंक ने मार्जिन जो क्या था उसका, ये 20,000 रुपए, ये मार्जिन, अगर इस मार्जिन को मान लो, मार्जिन को इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज कर दिया, जैसे मान लो इसको लगता है, बैंक को लगता है कि यार एक पर्टिकुलर, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि बैंक को लगता है कि अभी जो तुम्हारा सर्विसेज सेक्टर है, या सर्विसेज सेक्टर के अंदर मान लो कोई आईटी सेक्टर है, उसको अभी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको लोन कम जाना चाहिए, उसको पैसा ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वहां पे बैंक क्या करेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट अपनी इंक्रीज कर देगा। कैसे? कि पैसे पहले मान लो 20,000 थी मार्जिन की रिक्वायरमेंट, अब इसने कर दी 30,000, कि भाई 30,000 रुपए लेके आओ पहले। अगर तुम्हें 1 लाख का लोन चाहिए तो मैं 1 लाख का लोन पास कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मिलेंगे कितने? 70,000 रुपए। 70,000 रुपए। तो इसने, बैंक ने क्या किया या आरबीआई ने क्या कर दिया कि एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर दिया। मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करने से क्या होगा? मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करने से उस पर्टिकुलर सेक्टर के पास पैसा कम जाएगा। पूरी इकोनॉमी के अंदर नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था में नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस एक पर्टिकुलर सेक्टर या एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के सेक्टर को यहां पे आरबीआई कम लोन देना चाह रहा है। और हो सकता है मान लो किसी और सेक्टर के लिए, एग्जांपल के तौर पे हो सकता है मान लो एग्रीकल्चर के लिए, या फिर मान लो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, एमएसएमई के लिए, ये क्या करेगा? मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है उसको कम कर देगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर देगा। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर देगा तो यहां पे बैंक क्या कर रहा है या आरबीआई क्या कर रहा है? लोन्स इजी कर रहा है या फिर लोन्स इंक्रीज कर रहा है। कि मान लो 30,000 से घटा के कर दे 20,000, तो पहले 70,000 जा रहे थे, अब जाएंगे 80,000 इन सेक्टर्स के लिए जहां पे मार्जिन रिक्वायरमेंट उसने अब रिड्यूस कर दी। ठीक है, तो यहां पे लोन जो है वो बढ़ जाएंगे उस पर्टिकुलर सेक्टर। ठीक है, आई बात समझ में ये? हाँ बिल्कुल। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, जो कि किसमें आएगा? क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल के अंदर। फिर देखो इसके साथ दूसरा है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में क्या कर सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बैंक्स को दिशा निर्देश जारी कर सकता है, बैंक्स को डायरेक्ट कर सकता है कि कहां पे ज्यादा लोन दें, कहां पे कम लोन दें। जिसका एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे अभी 5 मिनट बाद, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, पीएसएल और पीएसएल नॉर्म्स। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे अभी हम। 5 मिनट रुक जाओ सिर्फ, आज थोड़ी क्लास, मैं पहले बता रहा हूं, आज थोड़ी क्लास एक्सटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, आज थोड़ी क्लास एक्सटेंड करनी पड़ेगी क्योंकि ये फिर टॉपिक खत्म नहीं होगा हमारा। हाँ, ये भाई फिक्स नहीं होता, ये आरबीआई डिसाइड करता है, आरबीआई इंक्रीज डिक्रीज करता रहता है। ठीक है, आरबीआई इंक्रीज डिक्रीज करता रहता है जैसे उसको लगता है, अर्थव्यवस्था में जहां पे जैसी जरूरत है वैसे वैसे इंक्रीज और डिक्रीज करता रहता है। ठीक है भाई, कितनी करनी है वो मैं देख लूंगा ना, मैं अपने फेफड़े का जोर भी देखूंगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ इधर वापस। ठीक है, फिर ये हो गया सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। फिर इसके बाद जो है हमारे पास है मॉरल सुएशन।
मॉरल सुएशन में देखो क्या हो रहा है, बेसिकली आरबीआई जो है वो एक तरीके से पर्सुएड करने की कोशिश करता है बैंक्स को। किस चीज के लिए पर्सुएड कर रहा है, या कह लो कह रहा है कि भाई तुम जो है ये देखो कि अगर मैंने इंटरेस्ट रेट घटा दिए तो तुम भी इंटरेस्ट रेट घटा दो। कि कई दफा क्या होता है कि आरबीआई ने तो रेपो रेट घटा दिया लेकिन बैंक्स अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं करते। कि अगर आरबीआई सस्ते ब्याज दर पे बैंक्स को लोन दे रहा है तो हम ये चाहेंगे, आरबीआई ये चाहेगा कि लिक्विडिटी मार्केट में इंक्रीज कर जाए। ठीक है, ये समझ में आ रही है बात। कि अगर आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिया है तो आरबीआई क्या चाह रहा है, आरबीआई चाह रहा है कि अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ जाए। तो लिक्विडिटी कब बढ़ेगी भाई, लिक्विडिटी तब बढ़ेगी जब बैंक जो है ना, जो अलग अलग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, एचडीएफसी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब लोग जो हैं वो भी क्या करें, अपनी ब्याज दर कम करें। लेकिन अगर वो अपनी ब्याज दर कम नहीं करते, आरबीआई ने अपनी ब्याज दर कम कर दी बैंक को लोन देने की, लेकिन बैंक ने लोन सस्ता नहीं किया, तो फिर अर्थव्यवस्था में या मार्केट में करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मॉरल सुएशन। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। तो ये तीनों तुम्हारे थे, ये तुम्हारे थे तीनों क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। यहां तक समझ में आ गया? जल्दी से एक बार ये सब बता दो मुझे, कंफर्म कर दो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि फिर उसके बाद मैं अब बढ़ रहा हूं। शुभांगी, मार्जिन में कुछ नहीं था बच्चे, मार्जिन में ये था कि अगर मान लो तुम मेरे पास आए, ठीक है, मैं ये एक बच्चे ने पूछा है, शुभांगी सिन्हा ने, कि मार्जिन मार्जिन क्या था। मार्जिन ये था कि जैसे मान लो मैं बैंक हूं और तुम मेरे पास आए कि 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। मैं बैंक हूं, तुम मेरे पास आए 1 लाख का लोन लेने के लिए। मैंने कहा ठीक है लोन दे दूंगा, लेकिन मार्जिन है मेरा 20%। 20% का मतलब लाख रुपया अगर जो है वो चाहिए तो 20% मतलब 20% मतलब 20,000 रुपए पहले लेके आओ, 20,000 जमा करो, और फिर मैं लोन 1 लाख का अप्रूव करूंगा तो तुम्हें लोन दे दूंगा 80,000 रुपए। ठीक है, 20,000 में अपना मार्जिन रखूंगा। तो अगर मैंने मार्जिन बढ़ा दिया, मतलब मार्जिन मैंने 20,000 से या 20% से बढ़ा के 30% कर दिया, और तुम आए कि सर या मेरे पास के 1 लाख रुपए लोन दे दो, तो मैंने कहा भाई अब 30% मार्जिन है। ठीक है, तो वो पैसे मैं अब तुम्हारे लिए मैंने दिक्कत कर दी कि मैंने 20,000 से तुमसे ज्यादा बढ़ा दिया 30,000, कि अब तुम 30,000 रुपए लेके आओ, 30,000 मुझे दो। ठीक है, मैं तुम्हारा 1 लाख का लोन अप्रूव कर दूंगा, और तुम्हें दूंगा कितने, 70,000। हाँ हाँ, खुद जो देखो मार्जिन में क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति लोन लेने जा रहा है वो जो है उतने पैसे खुद मोबिलाइज करेगा। ठीक है, जितनी मार्जिन की रिक्वायरमेंट है ना वो उतने पैसे खुद मोबिलाइज करेगा। और अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी बैंक ने तो इसका मतलब तुम्हारे लिए लोन लेना मुश्किल कर दिया मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा के। ये सिंपल सी सीधी सीधी बात हो रही थी। ठीक है, चलो मॉरल सुएशन कुछ नहीं यार, मॉरल सुएशन दोबारा देख लेना एक बार। मॉरल सुएशन कुछ नहीं है, सिर्फ ज्ञान की बातें हैं। ठीक है, अगर तुम्हें सिंपल सी बात है, तुम पढ़ नहीं रहे हो, माँ बाप कहना है कि यार पढ़ लो, कुछ कर लो जिंदगी में, है ना, तो वो क्या है, तुम्हारे हाथ पांव जोड़ रहे हैं कि भाई क्यों भट्ठा बिठा रहे हो, सारा दिन नेटफ्लिक्स चला रहे हो और सारा दिन है ना इंस्टा फेसबुक चला रहे हो, कुछ किताब भी हाथ लगा लो, कुछ पढ़ भी लो। तो सेम चीज है कि आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई वाले जो हैं और जो गवर्नर साहब हैं आरबीआई के, वो जाके बैंक को बोल रहे हैं कि भाई हमने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, तुम क्यों कमर तोड़ रहे हो लोगों की, तुम भी इंटरेस्ट रेट जो है कम कर दो, लोन सस्ते कर दो। ठीक है, तो वो सिर्फ वहां ज्ञान फैलने की बात है, वहां पे मॉरल सुएशन या फिर कह लो परसुएशन की बात है। ठीक है, इंटरेस्ट 1 लाख पे ही देना होगा भाई, तुम कहां इतनी ज्यादा कहां उसके अंदर घुसी जा रहे हो। ठीक है, आ जाओ वापस चलते हैं आगे। ठीक है, आ जाओ वापस। अब आ गए हम टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पे। तो इसमें देखो सबसे पहली टाइप जो है वो है हमारे पास एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, या इसका दूसरा नाम है लूज मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर इजी मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर चीप मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर डॉबिश मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब जब ये इस तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉलो कर रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि आरबीआई चाहता है कि जो क्रेडिट का फ्लो है
क्रेडिट फ्लो इन द मार्केट, या फिर कह लो लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आरबीआई चाह रहा है क्या, इंक्रीज करना, लिक्विडिटी इंक्रीज करना चाह रहा है, या फिर हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपैंड करना चाह रहा है क्रेडिट फ्लो, जिसको मैं बोल रहा हूं इंक्रीज। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आरबीआई चाहता है कि ग्रोथ को प्रमोट किया जाए, ग्रोथ ग्रोथ को थोड़ा बूस्ट मिल जाए, ग्रोथ को हम ऊपर की तरफ धक्का मार सके। ठीक है, अबे बंद कर दो कमेंट करना, लेक्चर तुम्हें और मिलते रहेंगे, नहीं तो आ जाओ इधर लगा लो पहले क्लास। ठीक है, 2 घंटे की नहीं है, उससे पहले निपटा देंगे, पर तुम बकैती करना बंद करो तब तो। ठीक है, हाँ मैं कर दूंगा भाई, हाथ जोड़ लिए, कर दूंगा, टेस्ट से पहले कर दूंगा। ठीक है नील महोदय, आ जाओ इधर आ जाओ। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, लूज मॉनेटरी पॉलिसी, इजी मॉनेटरी पॉलिसी, चीप मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर डबिश मॉनेटरी पॉलिसी। मनी सप्लाई इंक्रीज कर रहा है, तो यहां पे रेपो रेट को आरबीआई इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, जल्दी से बताओ। रेपो को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। यहां पे रेपो को डिक्रीज करेगा। सीआरआर एसएलआर इनको क्या करेगा, सीआरआर और एसएलआर को क्या करेगा, अगर वो चाहता है एक्सपैंड करना, इंक्रीज करना मनी सप्लाई, तो सीआरआर और एसएलआर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, बिल्कुल इसको भी डिक्रीज करेगा, ताकि बैंक के पास ज्यादा पैसा घुमाने के लिए रहे। ठीक है, सिमिलरली ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगा या परचेज करेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को यहां पे सेल करेगा या परचेज करेगा, जल्दी, एग्जैक्टली यहां पे परचेज करेगा। परचेज करेगा तो मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, परचेज कर लेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। ठीक है, नहीं कीर्ति शिवेंद्र सेल नहीं करेगा, परचेज करेगा, परचेज करेगा तब जो है मार्केट में पैसा दे देगा। भाई जितेंद्र पंडित जी सेल नहीं करेगा, परचेज करेगा, अगर परचेज करेगा तभी मार्केट में पैसा देगा। अगर मैं तुमसे कोई चीज खरीद रहा हूं, तो मैं तुमसे खरीद रहा हूं तो तुम्हें पैसे दूंगा ना, तो तुम्हें पैसे दूंगा तभी तो तुम्हारे पास ज्यादा पैसे होंगे। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और जब आरबीआई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहा है, इसका मतलब आरबीआई का फोकस ज्यादा इस वक्त है किसके ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि आरबीआई को दिख रहा है कि इन्फ्लेशन जो है बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ बिल्कुल रोशन ने बोला ना पैसा ही पैसा बाबू भैया, बिल्कुल पैसा ही पैसा बाबू भैया, वही चीज। ठीक है, तो यहां पे ग्रोथ के ऊपर फोकस है, आरबीआई चाह रहा है लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा हो, ज्यादा डिमांड करें, ज्यादा डिमांड करेंगे तो ग्रोथ प्रमोट होगी। ठीक है, चलो दूसरा हमारे पास है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, डियर मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। यहां अगर ये पॉलिसी आरबीआई फॉलो कर रहा है, इस तरीके का मॉनेटरी पॉलिसी, तो इसका मतलब आरबीआई जो है वो चाह रहा है कि मार्केट से क्रेडिट फ्लो या फिर कह लो लिक्विडिटी या फिर क्रेडिट फ्लो मार्केट से कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, या फिर कह लो रिड्यूस किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट किया जाए या फिर रिड्यूस किया जाए। ठीक है, तो यहां पे ये क्या करेगा, जो तुम्हारा रेपो रेट है उसको यहां पे अब क्या कर देगा, रेपो रेट को, सीआरआर को, एसएलआर को, इन सभी को इंक्रीज कर देगा,
ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगा मार्केट में और मार्केट से लिक्विडिटी विड्रॉ कर लेगा, लिक्विडिटी को सक कर लेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी या फिर रिड्यूस कर जाएगी, लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, वो डिमांड कम करेंगे। अगर वो अब क्या करेंगे, दे हैव लेस मनी, व्हेन दे हैव लेस मनी they will demand less, they will demand less, when they will demand less, the prices of commodities, the prices will start coming down, प्राइस दाम जो है वो नीचे आने शुरू हो जाएंगे, prices will start coming down, जिसका मतलब ये है इन्फ्लेशन धीरे धीरे काबू में आनी शुरू हो जाएगी, इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए आरबीआई क्या कर रहा है, क्रेडिट फ्लो या फिर लिक्विडिटी को रिड्यूस कर रहा है। डियर मनी पॉलिसी क्यों बोल रहे हैं या डियर मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे लोन लेने महंगे हो गए, मनी हैज बिकम मोर एक्सपेंसिव और मनी हैज बिकम मोर डियरर। हाँ, दाम धीरे धीरे कम होंगे तो महंगाई नीचे आ जाएगी, इन्फ्लेशन विल कम अंडर कंट्रोल। रिवर्स रेपो भी इस केस में रिवर्स रेपो भी इंक्रीज होगा। यहां पे तुम्हारा RRR रिवर्स रेपो रेट वो भी इंक्रीज ही होगा। ठीक है, रेपो और रिवर्स रेपो एक ही साथ चल रहे हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गई है बात। ये दोनों टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आ गई हैं। एक बार मुझे इतनी सी बात कंफर्म करो जल्दी से। हाँ, ये बात समझ में आ गई इतनी सी? जल्दी कमेंट बॉक्स में कंफर्म करो एक बार। नहीं, डियर सुनने से, डियर का मतलब यहां पे था महंगा हो जाना। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में थम्स अप दे दो अगर ये समझ में आ गया यहां तक। चलो ठीक है, ग्रेट। तो देखो, अब हमने आरबीआई डिस्कस कर लिया, आरबीआई के साथ हमने आरबीआई का जो मेन काम है मॉनेटरी पॉलिसी वो भी डिस्कस कर लिया। अब हमने शेड्यूल्ड बैंक्स डिस्कस करने हैं, उसमें कुछ कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स। 10 मिनट का टॉपिक है, ये डिस्कस करके खत्म करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है शेड्यूल्ड बैंक्स। शेड्यूल्ड बैंक्स का मतलब होता है कि जो आरबीआई का 1934 का अधिनियम है, जो कानून है, उसके दूसरे शेड्यूल में जिस बैंक का नाम आ जाए, जिस बैंक का उस लिस्ट में नाम आ जाए, उसको बोल दिया जाता है शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, और इनको दो तरीके के फायदे होते हैं। एक तो ये आरबीआई से लोन उठा सकते हैं रेपो वाली फैसिलिटी में, एलएएफ में, और दूसरा ये मेंबर बन जाते हैं क्लियरिंग हाउस के। क्लियरिंग हाउस का मतलब ये है कि जब तुम ट्रांजैक्शन करते हो तो ट्रांजैक्शन, पीछे से याद करो, हमने कहा था आरबीआई जो है ना वो क्लियर करवाता है सारी ट्रांजैक्शंस को, कि वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट आरबीआई की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो तुम उस क्लियरिंग हाउस के भी मेंबर बन जाते हो। फिर हमारे पास है कमर्शियल बैंक। देखो, कमर्शियल बैंक का मतलब हो गया कि इस बैंक का जो मेन मोटिव है वो कमर्शियल मोटिव है, या फिर कह लो इसका मेन मोटिव है प्रॉफिट्स अर्न करना। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करना मतलब कि ये यहां पे तुम्हें लोन जो है, लोन कैसे प्रोवाइड करेगा, ये तुम्हें लोन प्रोवाइड करेगा थोड़े महंगे ब्याज दर पे, हायर इंटरेस्ट पे। मतलब ये तुम्हें सस्ते ब्याज दर पे लोन जो है वो नहीं देगा, क्योंकि अगर ये महंगे लोन नहीं देगा तो ये फिर अपना प्रॉफिट कैसे कमाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज किसके तहत किए जा रहे हैं ये ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये कंपनीज एक्ट नहीं है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, 1949 और दूसरा ये कमर्शियल बेसिस पे ऑपरेट कर रहे हैं, मेन ऑब्जेक्टिव है इनका प्रॉफिट कमाना। और ये रूरल अर्बन हर जगह ऑपरेट करेंगे, इनको सिर्फ दिखना चाहिए कि भाई हमें जो है ना प्रॉफिट जो है वो मिल जाए। ठीक है, प्रॉफिट मिल जाए, हमारा प्रॉफिट हमें कमाना है यहां से। ठीक है, एंड यहां मेन पैसा कहां से आ रहा है, जो जनता पैसा डिपॉजिट कर रही है, पब्लिक डिपॉजिट्स, जो आपका और हमारा सेविंग्स का पैसा हम डिपॉजिट कर रहे हैं किसमें, सेविंग्स डिपॉजिट में या फिर टाइम डिपॉजिट्स में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास कमर्शियल बैंक के देखो
अलग अलग क्या क्या हो सकते हैं। एक तो कमर्शियल बैंक जो है वो हो सकता है पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि जहां पे ओनर कौन है, सरकार, ओनर कौन है, गवर्नमेंट। जैसे कि एग्जांपल क्या इसका हुआ, एक एग्जांपल हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, ये क्या है तो कमर्शियल बैंक। ठीक है, और साथ में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक भी है। ठीक है, शेड्यूल्ड क्यों है, क्योंकि सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में मेंशन्ड है। और दूसरा, ओनर यहां पे कौन है, सरकार है, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर बैंक है। लेकिन प्रॉफिट कमाना जो है मोटिव है, तो इसलिए क्या है, शेड्यूल्ड कमर्शियल पब्लिक सेक्टर बैंक। शेड्यूल्ड है क्योंकि आरबीआई के उसमें मेंशन्ड है, कमर्शियल क्यों है क्योंकि प्रॉफिट कमा रहा है, और पब्लिक सेक्टर बैंक क्यों है क्योंकि ओनरशिप किसकी है, सरकार की। फिर दूसरे हैं हमारे पास प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक में कौन से आ जाएंगे कि देखो यहां पे आ जाएगा तुम्हारा ओनर, यहां पे ओनर कौन है, कोई प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट फर्म। ठीक है, कोई प्राइवेट प्लेयर है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक्सिस या एचडीएफसी, एक्सिस हो सकता है इसका एग्जांपल, या आईसीआईसीआई। तो ये कौन से हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। मतलब कि यहां पे ओनर कौन है, यहां पे ओनर है प्राइवेट, जैसे कि हमारे पास है एक्सिस बैंक। ठीक है, आई बात समझ में। फिर हमारे पास है रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी। इसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, 2 मिनट में रुक जाओ। और एक है हमारे पास फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स का मतलब हो गया यहां पे जो ओनर है वो कोई फॉरेन एंटिटी है। फॉरेन एंटिटी यानी कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ अमेरिका, या फिर सिटी बैंक, या फिर एचएसबीसी। हाँ, विवेक ने एग्जांपल दिया एचएसबीसी, बीओए, है ना, या फिर सिटी बैंक या स्टैंडर्ड चार्टर्ड, है ना। ये सारे आई थिंक ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे फॉरेन बैंक्स हैं जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, किसी बाहर के देश के बैंक है। ठीक है, चलो अब आ जाओ कोऑपरेटिव बैंक पे। देखो कोऑपरेटिव बैंक जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स एक्ट्स। कोऑपरेटिव बैंक्स को हमने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया, इनको कॉन्स्टिट्यूट किया है हमने अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स एक्ट्स। इनका एम है सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना, और ये तुम्हें लोन देते हैं सस्ते इंटरेस्ट पे। ये तुम्हें चीप लोन प्रोवाइड करते हैं, तुमसे लो इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करते हैं। हाँ, जैसे ग्रामीण बैंक, बिल्कुल ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म लोन्स दे रहे हैं एग्रीकल्चर को, एलाइड सेक्टर्स को, और ये 3 तरीके के होते हैं। पहला है टीयर 1 या फिर स्टेट लेवल पे, जिसको हम बोल रहे हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये सबसे टॉप लेवल पे है। इसके नीचे हमारे पास है टीयर 2, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोल सकते हैं, या फिर इसको सेंट्रल लेवल पे भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स। तीसरा है हमारे पास टीयर 3, जो सबसे लोएस्ट लेवल पे काम कर रहा है एट द विलेज लेवल, जिसमें हम बोल रहे हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, पैक्स। तो ये टीयर 3 मिला के बनता है टीयर 2, और टीयर 2 सारा मिला के बनाता है टीयर 1। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स। फिर हमारे पास है कुछ डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक का मतलब ये है, देखो कि जो तुम्हारे नॉर्मल कमर्शियल बैंक हैं, जो तुम्हारे नॉर्मल कमर्शियल बैंक हैं, ये बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए लोन नहीं दे सकते। क्यों? बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म का मतलब है कि मान लो 15 साल या 20 साल का कोई प्रोजेक्ट है, या 25 साल का कोई प्रोजेक्ट है। ठीक है, मान लो कोई प्रोजेक्ट है, जैसे मान लो कोई डैम है, तो वहां पे 25 साल जो है, शायद 25 साल का प्रोजेक्ट है, या 20 साल का या 15 साल का प्रोजेक्ट है। इतने लंबे समय की अवधि के लिए कमर्शियल बैंक लोन नहीं दे सकता। उसके लिए दिक्कत क्या है कि जो उसके डिपॉजिटर हैं वो अगर पैसा मांगने आ गए तो फिर उसको दिक्कत हो जाएगी। उसने पैसा अगर इतने लंबे समय के लिए उधार में दे दिया तो वो डिपॉजिटर को पैसा वापस कैसे करेगा। ठीक है,
तो इसीलिए हमारे पास स्पेशल टाइप के बैंक्स हैं जो डेवलपमेंट के एक्टिविटीज के लिए लोन देते हैं। हाँ एग्जैक्टली, जैसे तुमने सिडबी लिखा, आईडीबीआई, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, उसी को हम बोल रहे हैं क्या, सिडबी। तो ये कैसे हो सकते हैं इनका, एक तो पहली बात तो कि अगर मान लो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हम लगाते हैं तो उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कई सारे सोशल बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि जब तुम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, जैसे एक एग्जांपल अभी हमने लिया था डैम, तो उस डैम से कई लोगों तक उनकी पानी की जरूरत पूरी होगी, उसके साथ साथ जो है बिजली का उत्पादन हो सकता है वहां पे, है ना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लग सकते हैं, तो उससे कंसिडरेबल सोशल बेनिफिट्स निकल के आएंगे, लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। फिर उसके बाद दूसरा कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करने में ये सक्षम है, कमर्शियल बैंक्स जो काम नहीं कर सकते। फिर तीसरा, सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट, जहां पे जो लोन चाहिए वो लोन का अमाउंट जो है वो काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट है, वेरी बिग अमाउंट ऑफ लोन। क्यों? क्योंकि देखो जो तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ना, उसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है, मनी इन्वॉल्व इज वेरी हाई। कितना, 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 करोड़ तो ऐसे नॉर्मली बात हो जाती है कि भाई 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है कि एक डैम बनाना है, सड़क बनानी है, फ्लाईओवर बनाना है, पोर्ट बनाना है, तो भाई वो सारा कुछ जो है वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो वो सारा कुछ क्या है, डेवलपमेंट बैंक्स जो है वहां पे लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एक कंसेप्ट जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब देखो पीएसएल का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के अंदर जो शायद थोड़े से कह लो इग्नोर कर दिए गए बैंक्स द्वारा। क्यों? क्योंकि वहां से बैंक्स को बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने का अवसर नहीं था, ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने का वहां पे मौका नहीं था, तो उनको उन सेक्टर्स को जनरली बैंक्स ने इग्नोर किया। तो फिर आरबीआई जो है उसने क्या किया, आरबीआई ने 1974 में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था कि इन सेक्टर्स को प्रायोरिटी दी जाए, प्रायोरिटी पे इनको लोन दिया जाए, तो नाम रखा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इनिशियली लेके आए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, सरकारी बैंक्स में, लेकिन इसको 1992 तक सभी कमर्शियल बैंक्स में एक्सटेंड कर दिया। देखो कमर्शियल बैंक में याद करो मोटिव था प्रॉफिट, लेकिन आरबीआई की ये जिम्मेदारी है कि ये सुनिश्चित करना कि अर्थव्यवस्था में, हमारी अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, उन सभी में ग्रोथ हो। कोई भी सेक्टर अगर पिछड़ा रह जाएगा तो उसका अर्थ जो है, उसका जो हमें परिणाम भुगतना पड़ेगा वो ये होगा कि वहां पे हमारे पास डेवलपमेंट नहीं होगी, ठीक है, आई बात समझ में, वहां पे डेवलपमेंट नहीं होगी। तो अब डेवलपमेंट अगर वहां नहीं होगी तो फिर उसका नेगेटिव इंपैक्ट या उसका जो है गलत परिणाम हमारी अर्थव्यवस्था पे भी पड़ेगा। अगर अर्थव्यवस्था पे उसका गलत परिणाम पड़ेगा तो हम उतने जल्दी विकसित नहीं हो पाएंगे, विकास में दिक्कत होगी, ठीक है। इसीलिए लेके आए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ताकि भरपूर मात्रा में एडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है वो उन वल्नरेबल या फिर इग्नोर्ड या फिर नेग्लेक्टेड सेक्टर तक भी पहुंच सके, ठीक है। तो सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और फॉरेन बैंक्स, उनको आवश्यकता है 40% ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। इसका सीधा मतलब ऐसे समझो कि अगर मान लो एक बैंक है जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर इसने जो टोटल पैसा घुमाया है लोन में वो है 100 रुपए, कि टोटल पैसा ये लोन में देना चाहता है 100 रुपए, तो इसमें से 40 रुपए इसको देने पड़ेंगे कहां पे, 40% है क्योंकि 40 रुपए देने पड़ेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। इसको ऐसे समझ लो, इसमें पीएचडी नहीं करनी हमें, ठीक है, कि यहां पे क्या है, इतना पैसा देना पड़ेगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। दूसरी बात समझो यहां पे कि जो तुम्हारे रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, उनके लिए 75% की जरूरत है कि अगर वो 100 रुपए लोन में घुमाना चाहते हैं तो 100 में से 75 रुपए जो हैं वो कहां जाएंगे, 75 रुपए जाएंगे प्रायोरिटी सेक्टर
लेंडिंग में। ठीक है, और एक चीज सुनो जरा, आंखें खोल के कुछ चाय वाय पी लो भाई। तुम लोग तो वैसे भी घर पे बैठ के मजे से सुन रहे हो, मेरी तरह बोल थोड़ी रहे हो, तो तुम लोग तो चाय कॉफी पी सकते हो, पर सुनो ध्यान से, आंखें खोल के एक चीज सुनो यहाँ पे। वैसे तो आरआरबी रीजनल रूरल बैंक वो कमर्शियल बैंक है, ठीक है, वैसे तो आरआरबी जो है वो कमर्शियल बैंक है, लेकिन आरआरबी के ऊपर 40% वाली लिमिट नहीं है जो कमर्शियल बैंक्स के ऊपर है। आरआरबी के ऊपर 75% की लिमिट है, 40 की लिमिट नहीं है। ठीक है, चलो आई होप ये समझ में आ गया। ठीक है, चलो फिर देखो इसके बाद, अब ये लिस्ट आरबीआई की वेबसाइट से उठाई है मैंने, कि यहां पे देखो साफ साफ तुम्हें देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, कि जो हमारे पास ये तुम्हारे डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, इन डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए इसमें साफ साफ लिख रखा है एक्सक्लूडिंग आरआरबीज एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। इन सब के लिए 40% लोन इनको घुमाना है, कहां पे, प्रायोरिटी सेक्टर में। और ये तुम्हारे फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस, इनको भी 40% घुमाना है। हाँ, इनके लिए जो है ना, ये फर्दर क्राइटेरिया नहीं रखे। जिन फॉरेन बैंक्स की 20 और 20 से ज्यादा ब्रांचेस हैं भारत में, उनके लिए ये है कि 40% तो तुम्हें देना ही है, लेकिन 40 में से 18 एग्रीकल्चर में, 7.5 माइक्रो एंटरप्राइजेस में, बाकी वीकर सेक्शंस को, ये सब कैटेगराइजेशन भी उनके ऊपर एप्लीकेबल है। 20 से कम फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचें हैं, उन पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, स्विस, अरे यार स्विस बैंक अगर यहां ब्रांच खोल लेना तब फिर हम उसको फॉरेन बैंक में लिखेंगे। ठीक है, चलो, और जो लोग सीए बन गए हैं, मेरी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, आई थिंक संजिका ने लिखा है ना, चलो बहुत अच्छे, ऐसे ही तरक्की करते रहो सभी लोग, जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा बेहतर करते रहो अपने अपने जीवन में और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, अब देखो आरआरबी, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। आरआरबी जो है इसको क्यों बनाया गया, पहली बात तो ये सरकार ने एक कानून बनाया, रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976 1976 का। इस 1976 के कानून के आधार पे गठन किया गया आरआरबी का, और नरसिम्हम कमेटी जो है उसके सलाह पे या उसकी सजेशन पे जो है इनको एस्टैब्लिश किया गया था। और किस लिए बनाया गया था, ताकि जो ग्रामीण तबका है हमारा, उसकी ग्रामीण तबके की क्रेडिट नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, देखो जो रूरल क्रेडिट है ना, या जो रूरल कम्युनिटीज हैं, वो नहीं तो क्या होती है कि जो तुम्हारा लोकल मनी लेंडर है, जो तुम्हारा साहूकार है, उसके कर्ज के तले दब के रह जाते हैं। साहूकार, या फिर जिसको हम बोलते हैं लोकल मनी लेंडर, तो ये लोकल मनी लेंडर के डेट ट्रैप में ये लोग ना फंसे, इनको भी बैंक से लोन मिल पाए, इसीलिए हमने बनाया रीजनल रूरल बैंक्स को। तो आरआरबी जो हैं, दे आर गवर्नमेंट ओन्ड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन, यानी कि ये कहां पे काम करेंगे, वो जो है लिमिटेड है। ठीक है, ठीक है, एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है वो लिमिटेड है आरआरबी का। अब रुक जाओ, थम जाओ जरा, कमेंट करना, पार्टी ले लेना उससे, पार्टी दे देना उसको, सब कुछ करना है कर लेना क्लास के बाद, अभी रुक जाओ जरा। ठीक है, अभी इधर आ जाओ, आरआरबी में बैठ के बात करते हैं। तो एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है वो कौन नोटिफाई करता है, गवर्नमेंट। आरआरबी खुद जो है अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन डिसाइड नहीं करता। आरआरबी का एरिया ऑफ ऑपरेशन, एरिया ऑफ ऑपरेशन मतलब क्या हो सकता है, कितने जिलों में या एक जिले में या कई सारे जिलों में मिला के ये ऑपरेट करेगा, वो नोटिफाई कौन करता है, सरकार। कौन सी सरकार, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और देखो यहां पे जो हिस्सेदारी है, या कह लो जो ओनरशिप है, वो फिक्स्ड है। ओनरशिप फिक्स्ड कैसे है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की 50% ओनरशिप है, स्टेट गवर्नमेंट की 15%, और एक होता है स्पॉन्सर बैंक, जिसको हिंदी में बोल दिया जाता है प्रायोजक बैंक। प्रायोजक बैंक, प्रायोजक बैंक का काम ये होता है, जैसे मान लो, जैसे एक हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के लिए
पंजाब नेशनल बैंक स्पॉन्सर बैंक हो सकता है, प्रायोजक बैंक हो सकता है। ये प्रायोजक बैंक जो है या जो स्पॉन्सर बैंक है, ये क्या करेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, क्योंकि देखो बैंकिंग ऑपरेशंस जो है ना वो कोई सिंपल ऑपरेशंस नहीं है, उसमें तुम्हें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल सपोर्ट, 36 तरीके की चीजें चाहिए। तो वहां पे जरूरी नहीं है कि जो रीजनल रूरल बैंक है ना उसकी इतनी क्षमता हो, उसकी इतनी कैपेसिटी हो, तो उसकी कैपेसिटी कम होती है। तो इसलिए क्या होता है कि जो बड़ा कोई जैसे बैंक हो, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, जैसे कैनरा बैंक है, ये क्या है, बड़े विकसित बैंक हैं, इनकी क्षमता काफी ज्यादा है। ठीक है, तो वो सब क्या होता है, वो वहां पे स्पॉन्सर बैंक की तरह एक्ट करते हैं, कह लो वहां पे वो समर्थन देते हैं, सपोर्ट देते हैं, और उनकी 35% की ओनरशिप में हिस्सेदारी होती है। किसमें, उस रीजनल रूरल बैंक में। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट का 15 होता है, केंद्र सरकार का 50% होता है। ठीक है, तो दीज आर रीजनल रूरल बैंक्स। फिर हमारे पास एक है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी। देखो ये ट्रेडिशनल सेंस में बैंक नहीं है, लेकिन ये भी लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। देखो ये लोग चेकबुक नहीं इशू कर सकते, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकते, बैंक की तरह इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी या बैंक के जैसे तुम नेफ्ट यूज करते हो, आरटीजीएस यूज करते हो या इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो, वो सब कुछ ये प्रोवाइड नहीं कर सकता। कौन, एनबीएफसी। ठीक है, लेकिन एनबीएफसी लोन जो है अलग अलग तरीके से दे सकता है। तो एनबीएफसी क्या है, ये पहली बात तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कवर नहीं होता, ये कवर होता है अंडर दी कंपनीज एक्ट, जो पहले ओरिजिनल था 1956 का, फिर उसको संशोधित किया गया था 2013 में, अमेंड किया गया था, तो अब हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या है, ये एक तो ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो फाइनेंस में ही मेनली डील कर रही हो, फाइनेंस में मेनली डील कर रही हो। देखो इस चीज को समझो जरा, नहीं पेमेंट बैंक ये नहीं होते सन्नी, पेमेंट बैंक ये नहीं होते, समझो इस चीज को। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या कर रही हैं, इनका जो मेन बिजनेस है वो होना चाहिए फाइनेंस का, साइड बिजनेस कोई और हो सकता है, पर ऐसा ना हो कि इनका मेन बिजनेस हो कोई और, जैसे मान लो रियल एस्टेट या कोई और काम इनका मेन बिजनेस हो, कि रियल एस्टेट मान लो कंस्ट्रक्शन इनका मेन बिजनेस है और फाइनेंस का काम इनका स्मॉल कोई साइड बिजनेस है, तो फिर हम उसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नहीं बोलेंगे। हाँ बिल्कुल, मुथूट फाइनेंस या बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो ऐसी कंपनीज हैं जिनका मेन बिजनेस है फाइनेंस, साइड बिजनेस कोई और हो सकता है, उनको हम एनबीएफसी बोल सकते हैं। तो दीज आर दोज कंपनीज या फिर एनबीएफसीज डू नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज दैट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, सेल ऑफ परचेज ऑफ एनी गुड्स अदर देन सिक्योरिटीज, या फिर सेल एंड सर्विस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि रियल एस्टेट। ठीक है, या फिर इनमें से कोई भी या सभी, तो उसको हम जो है वो नहीं मानेंगे। हाँ बिल्कुल, होम क्रेडिट और वो सारा कुछ। ठीक है, मुथूट फाइनेंस है, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज है, टाटा कैपिटल है, आदित्य बिरला फाइनेंशियल सर्विसेज है। ठीक है, ये सारे के सारे तुम्हारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं। एंड याद रखना ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में नहीं है, ये कंपनीज एक्ट 2013 में है। ठीक है, चलो तो फटाफट अब एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं कि कंपेयर कैसे कर सकते हैं एनबीएफसीज को और बैंक को। देखो एनबीएफसी जो हैं दे आल्सो प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज विदाउट होल्डिंग अ बैंक लाइसेंस, या फिर कह लो मेनली ये क्या करती हैं, लोन प्रोवाइड करती हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं। बैंक के बारे में हम जानते हैं ऑथराइज्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी व्हिच प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विसेज टू द पब्लिक, जो हम डिस्कस करके आए हैं। इनको रेगुलेट किया जाता है एनबीएफसी को कंपनीज एक्ट में, बैंक्स को रेगुलेट किया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। डिमांड डिपॉजिट ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। डिमांड डिपॉजिट जनता यहाँ पे एक्सेप्ट कर जो है जमा करती है। दूसरा एफडीआई इसके अंदर अलाउड है 100% तक, यहाँ पे 74% तक। पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का ये हिस्सा नहीं है, ये बिल्कुल हिस्सा है पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का। पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का मतलब कि जब तुम मान लो चेक लगा रहे हो, तो चेक लगा के चेक क्लियर हो रहा है तो पेमेंट तुम्हारी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है,
तो वो एक और डिफरेंस है। हाँ बस बंद कर रहे हैं, इसके बाद क्लोज कर रहे हैं सेशन। घबराओ मत यार, तुम्हारे तो पटाखे बज गए इतने में ही, रुक जाओ, बस कर रहे हैं क्लोज, ये आखिरी टॉपिक है। फिर मेंटेनेंस ऑफ रिजर्व रेशोज, इनको CRR SLR ये सब कुछ मेंटेन नहीं करना, ठीक है, जो कि बैंक्स के ऊपर अनिवार्य है। फिर उसके बाद डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं है यहां पे अवेलेबल है, और ट्रांजैक्शन सर्विसेज ये नहीं दे सकते जो कि बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ और द डिफरेंस बिटवीन NBFCs एंड बैंक्स, ठीक है। हाँ कर रहे हैं, नहीं नहीं बच्चों की जान मैं क्यों लूंगा यार, तुम लोग सब इतने प्यारे बच्चे हो, क्यों तुम्हारी जान लेंगे, है ना, ठीक है। चलो सो बस ये जो है, अब ये एक तो तुम्हारा हो गया NBFC और बैंक्स। लास्ट देख लो, बस 2 मिनट सिर्फ पानी पी लो और 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, है ना, बस ये 2 मिनट का सुन लो, उसके बाद खत्म कर रहे हैं। कि बैंक देखो वो क्या करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है ना, और लोन देता है सामने। तो अब इसमें क्या है कि जब वो लोन, जब पैसा ले रहा है और लोन आगे दे रहा है, तो ये जो लोन वो दे रहा है वो क्या है, उसका एसेट। इस बात से एग्री कर रहे हो? अबे रुक जाओ, थैंक यू सर, बड़ी बदतमीज हो गए हो तुम लोग। 2 मिनट दे दो, बस कर रहे हैं, 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहां देखो क्या हो रहा है, तुम्हारी ट्रिक मैं सब समझ रहा हूं, ठीक है, यहां रुक जाओ। तो ये जो बैंक लेंड कर रहा है ये क्या है, इसका एसेट। अगर देखो ये बैंक ने जिसको लोन दिया, मान लो यहां पे इसने एक व्यक्ति को लोन दिया, अब इस व्यक्ति ने ये लोन बैंक को क्या करना था, रीपे, ये करना था रीपे। अगर इस व्यक्ति ने बैंक को ये लोन रीपे नहीं किया तो बैंक का एसेट डूब जाएगा, बैंक का एसेट क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ लॉस, ठीक है, आई बात समझ में, दिस विल बी अ लॉस। तो इसीलिए हम हम देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट है जहां पे हम देख रहे हैं कि बैंक के कुछ एसेट्स हैं जिनको हम बोल रहे हैं स्टैंडर्ड एसेट्स, जिसमें अगर जो तुम्हारा लोन जो तुमने दिया उसका एक तो है असल और एक है ब्याज, मतलब कि एक तो है प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा है इंटरेस्ट। तो अगर तुम्हारा जो असल और ब्याज है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है, वो वापस आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, प्रिंसिपल भी आ गया, उसमें कोई भी डिले नहीं है, तो वो कैसा एसेट है, रेगुलर एसेट। अगर इंटरेस्ट की इंटरेस्ट के पेमेंट में जो तुम EMI पे कर रहे हो, है ना, किस्त दे रहे हो या इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दे रहे हो, उसके अंदर 1 से 90 दिन का डिले हुआ तो वो एसेट कैसा बन जाएगा, स्ट्रेस्ड एसेट, ठीक है। और उसमें हम देख रहे हैं कि अगर 1 से 30 दिन का डिले हुआ तो हम उस अकाउंट को बोल देते हैं SMA0, यानी कि स्पेशल मेंशन अकाउंट टाइप 0। मतलब कि हमने इसको फ्लैग कर दिया, फ्लैग का मतलब हमने अपने हमारे हाथ खड़े हो गए कि भाई ये जो है ना, ये जो है ये पैसा डूब सकता है बैंक का, क्यों, वापस नहीं आया इंटरेस्ट या प्रिंसिपल, 1 से 30 दिन का डिले हो गया। तो अब यहां पे सावधान हो जाएंगे कि भाई यहां पे हो सकता है ये आगे जाके पैसा डूब सकता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट टाइप 0। फिर अगर 31 से 60 दिनों का डिले तो वो हो जाएगा SMA1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। और अगर 61 से 90 दिनों का डिले हुआ तो हो जाएगा SMA2, स्पेशल मेंशन अकाउंट टाइप 2, ठीक है। अब देखो अगर 90 दिन के ऊपर डिले हो गया तो फिर हमने उसको स्ट्रेस्ड एसेट से घोषित कर दिया नॉन परफॉर्मिंग एसेट के। अब ये मेरा जो एसेट था ये मुझे कमाई नहीं लाके दे रहा, 90 दिन से ज्यादा का डिले हो चुका है। तो अगर ये 12 महीने तक डिले हुआ, 12 महीने तक NPA रहा, तो इसको बोलेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट। 12 महीने से ज्यादा के लिए डिले हो गया तो अब डाउटफुल एसेट, बैंक को अब डाउट है कि ये पैसा रिकवर नहीं हो सकता, ये मेरा पैसा लोन का डूब गया। और आखिरी
बैंक के ऑडिटर्स जो हैं, जो बैंक के ऑडिटर्स हैं या बैंक खुद जो है वो डिक्लेयर कर देगा कि भाई ये अब लॉस्ट एसेट है, इसको रिकवर करना नामुमकिन हो गया। ठीक है जी। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा एक तो स्टैंडर्ड एसेट, उसमें रेगुलर और स्ट्रेस्ड, इसमें स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, 1 और 2, और इधर नॉन परफॉर्मिंग एसेट सब स्टैंडर्ड 12 महीने तक, 12 महीने से ऊपर डाउटफुल। और जब बैंक ने घोषित कर दिया कि भाई ये जो है मेरे अब रिकवरी से बाहर है, तो अब मुझे लग रहा है कि ये पैसा मैं रिकवर नहीं कर सकता, ये मेरा एसेट अब चला गया खड्डे में। ठीक है जी, चलो, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। बैंकिंग और मनी बैंकिंग मॉनेटरी पॉलिसी हमने आज कंप्लीट कर लिया, एंड तुम लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तुम सब लोगों के समर्थन के बिना, सहयोग के बिना ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। अरे क्यों घबरा रहे हो, तुम कहीं नहीं मरते। एक दिन अगर तुम ज्यादा तो कुछ 2-4 घंटे ज्यादा पढ़ लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। ठीक है, मंडे टू सैटरडे, वैसे भी मंडे टू फ्राइडे चिल ही कर रहे हो ना, और कल वैसे भी संडे है। ठीक है, थोड़ी आदत डालो मेहनत करने की। वो जवान सोचो हमारे लिए बॉर्डर पे 24-24 घंटे ड्यूटी देते हैं, सियाचिन जैसे, और बर्फ वाले -50, -40, -30 डिग्री टेम्परेचर में। ठीक है, तुम इतनी जल्दी जो है पिघल जाते हो कि हाँ सर बस करो, रोने लग गए हो। ठीक है, चलो, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सेशन को एक बार लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना, अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मुस्कुराते रहो, और जाके टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। अब बाकी तो सारी बातें ठीक है। ठीक है, चलिए, सो दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जय भारत, जय खंड भारत।